राधे 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 बाबू, प्रीति कुमारी नमस्ते। स्टूडेंट ऑफ दीपक कुमार जी, सभी प्यारे बच्चे आ गए। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के परिचय के बारे में, जानेंगे भारत की अवस्थिति, भारत की स्थिति के बारे में हम लोग समझेंगे। एक बात को आप लोग बहुत भली भांति समझ लीजिएगा, है ना? कि भारत का हो या वर्ल्ड का हो, पहली बात तो आपको मैपिंग आनी चाहिए। क्योंकि जियोग्राफी पढ़ने का पहला जो कदम होता है वो मैपिंग होता है। बिना मैपिंग के आप जियोग्राफी को अच्छे से टैकल नहीं कर पाएंगे, ये चीज बिल्कुल श्योर है। ठीक। तो अब जैसे भारत के परिचय के बारे में जानना है हमें, तो हम कैसे समझेंगे? देखो, पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लो अगर तुम्हें पढ़ना हो तो। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 मतलब 32,80,000 वर्ग किलोमीटर। विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा पश्चिम में इतना है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214, दक्षिण से ये 2933। ठीक है, 30 डिग्री का लगभग अंतर आएगा। 12 समुद्री नाटगल मिल तक इतने किलोमीटर तक इसका क्षेत्र है। भारत का आकार ये है ना? तो ये सारी चीजें आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर इसको हम मैप में देखें, है ना, इसको हम विश्व के स्तर पर देखें, तो आइए हम लोग इसको विश्व के स्तर पर देखते हैं। ठीक है जी, आइए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या लेंगे? एक ग्लोब ले लिया। क्या लिया हमने? ग्लोब ले लिया। अब ये ग्लोब तो पूरे विश्व के लिए है, किसी एक जगह के लिए तो है नहीं। अब इस ग्लोब के अंदर हमें अपने इंडिया को ढूंढना है। समझना मेरी बात को। इस ग्लोब के अंदर मतलब इस पूरे ग्लोब में हमें अपने प्यारे भारत को ढूंढना है। अब देखिए, इसमें अमेरिका भी है, इसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, ब्रिटेन भी है, रसिया भी है, चाइना भी है, सारे देश है, पूरे विश्व के कॉन्टिनेंट है। लेकिन उसमें हमें इंडिया को खोजना है। और उसको खोजने के लिए आपको अक्षांश और देशांतर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अक्षांश और देशांतर। ठीक। अब जैसे कहा गया कि भारत की अवस्थिति का जो अक्षांश है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, है ना? देशांतर में बोला गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये देशांतरी विस्तार है भारत का। गौर से समझना मेरी बात को। अब इसको हम अगर ग्लोब के अंदर देखें तो कैसे देख पाएंगे? तो हम सब लोग, आप लोग बहुत पहले से अच्छे से पढ़े हैं और जानते हैं इस बात को कि ये 0 डिग्री है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा, इसे क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। 2 क्लास चल रहा है। और कौन सा क्लास चल रहा है बच्चे? और कौन सा क्लास चल रहा है? उर्दू का चल रहा है। क्या होता है? अब देखो, इसके ऊपर क्या बोलते हैं? नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर बोलेंगे 0 डिग्री के। 0 डिग्री के नीचे क्या बोलेंगे हम लोग? दक्षिण बोलेंगे मेरे बच्चों। ठीक, साउथ बोलेंगे। अब ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया। इसी तरह से मेरे बच्चों, इसी तरह से नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली एक रेखा होती है, इसको बोलते हैं देशांतर। ठीक। इस साइड को, देशांतर के मतलब इस साइड को क्या बोलेंगे? इस साइड को बोलेंगे वेस्ट, इस साइड को क्या बोलेंगे? ईस्ट। ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। वेस्ट से ईस्ट को जो मिलाती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। क्लियर है? अब दिया आपके सामने मानक क्या दिया है? अब देखो, 0 से जब ऊपर जाओगे यहां तक तो 90 होता है। अगर उत्तरी ध्रुव को हम लिखते हैं 90 डिग्री, तो 0 से जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके 90, और यहां से नीचे भी जाओगे तो 0 तक में 90 होगा। यहां तक ये दक्षिणी ध्रुव में, ध्यान देना, ये भी 90 होगा। मतलब इसके नीचे जाओगे तो 1 2 3 4 5 करके 90 तक जाएगा। अब बताओ मुझे, आपके सामने दिया गया अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट का। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, मतलब कि इसका मतलब कि इधर नॉर्थ में ही होगा, साउथ में नहीं होगा। ये तो बता रहा है ना ये नगमा खातून जी? आइए, तो यहां पर क्या होगा? नॉर्थ में होगा, साउथ में नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक भाई, उत्तर लिखा है ना? उत्तर लिखा है, उत्तर में होगा। अब 8 डिग्री इसके नीचे तो आ नहीं सकता, ऊपर ही आएगा। तो हम एक मानक मान लिए, है ना, हमने एक मानक क्या मान लिया कि चलो हमारा 8 डिग्री इसके आसपास आता है। ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। ठीक है नवरत्न जी, ये कौन सा क्लास का टाइम है? टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो गया है ना? क्योंकि मुझे क्लास लेना जरूरी था, मैंडेटरी था। आगे चलो, आगे देखते हैं। 37 डिग्री 6 मिनट। अब 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में ही, तो 8 के बाद 37 आएगा, तो हम मान लेते हैं कि इसके आसपास ये हमारा 37 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 37 डिग्री 6 मिनट। ये लीजिए, ये भी उत्तर है। तो अक्षांश तो आपका खींच गया, लेकिन सोचने की बात है कि अगर भारत इस अक्षांश के बीच में है, भारत अगर इस अक्षांश के बीच में है, किरण कुमारी जी, ज्योति कुमारी कुमार, है ना, क्या नाम है? ज्योति कुमार, हाँ। अगर इस अक्षांश के बीच में भारत है, तो इसका मतलब ये तो अक्षांश दोनों खींच लिया मैंने, तो इसके बीच में ही भारत होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूरे ग्लोब में भारत का विस्तार होगा? नहीं, पूरे ग्लोब में कभी भी भारत का विस्तार नहीं हो सकता। हाँ नगमा, ये दूसरी बुक चल रही है। तो यहां पर याद रखना, मैं जो बता रहा हूं फिर से आपको, कि इसके बीच में पूरे में भारत का विस्तार नहीं हो सकता, किसी एक स्थान पर होगा। अब वो स्थान कैसे मिलेगा? वो स्थान कैसे मिलेगा? तो आइए उस स्थान को खोजने फिर से चलते हैं, चलते हैं उस स्थान को खोजने। आइए, अब दिया है देशांतर की स्थिति, ये देशांतर दिया है कितना? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ईस्ट तो इधर है, तो 0 डिग्री के इस साइड पे वेस्ट होगा और इधर क्या होगा? ईस्ट होगा। समझना, 0 डिग्री की इधर क्या होगा? वेस्ट, इधर क्या होगा? ईस्ट। देशांतर में ये वाली लाइन पे ये 0 डिग्री है, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। अब दिया कितना है? 68 डिग्री, तो जाहिर सी बात है 0 से 1 2 3 4 5 आगे जाएंगे तो 68 आएगा। मैं मान लेता हूं कि इस लाइन को हम 68 डिग्री मान लिया। कितना मान लिया इसको? 68 डिग्री 7 मिनट, इस रेखा को मान लिया। अच्छा ठीक है जी। फिर कहां तक गया है? 97 डिग्री 25 मिनट तक गया है। कहां तक गया? 97 डिग्री 25 मिनट, ध्यान रखना। और ये मैं मान लिया यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट। ये 97 डिग्री 25 मिनट। ध्यान रखो, ईस्ट ही है ना, ईस्ट में ही है ना, मतलब इस साइड पे ही है। ध्यान रखना इस बात को। दोनों चीजें, ईस्ट दोनों इधर है, इसके इधर, और जो नॉर्थ अक्षांश के लिए है वो दोनों क्या ऊपर है। अब हमें देखना है कि जहां पर ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड किए हैं, है ना, जहां ये दोनों एक दूसरे को काटे हैं, कौन? अक्षांश और देशांतर, वहीं पर हमारे प्यारे भारत की अवस्थिति है। एक प्लेस ये मिलेगा आपको काटने वाला, एक प्लेस ये मिलेगा,
एक प्लेस ये मिलेगा, एक प्लेस ये मिलेगा, ये 4 प्लेस मिल गए। यहीं पर हमारा क्या है, इंडिया है। यही इसीलिए अक्षांश और देशांतर को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए हमें अक्षांश और देशांतर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक, जहां पर अक्षांश और देशांतर दोनों एक दूसरे को काटे हैं, उन्हीं को हमने मिला दिया है, यहां पर इंडिया हो गया। अब इंडिया की अगर डायरेक्शन हम देखें, है ना, अब क्या होता है, हम बच्चे के वही तो कह रहे हैं। मैं भी आगे आत्मा सर से पढ़ने, तुम लोग आत्मा सर से ही पढ़ो, मैं भी यही पढ़ रहा हूँ, एक क्लासेस पढ़ लिया जाए ना, मैं भी कुछ पढ़ लूँ भाई, क्योंकि सर से पढ़ने का सौभाग्य कभी-कभी मिलता है मुझे। ये सौभाग्य है मेरा जो कभी मैं पढ़ लेता हूँ सर से। नगमा बाबू, आपने एक क्वेश्चन किया कि सर समझ में नहीं आ रहा, टेल मी, बताइए क्या समझ में नहीं आया। उल जलूल नहीं बोल दिया करिए कि समझ में नहीं आया, चलो फिर से समझाया आदमी, मतलब जो समझ में नहीं आया उस पॉइंट को बताइए मुझे, पॉइंट करिए यहाँ पर क्या समझ में नहीं आया प्लीज। मैंने बताया सदाम सर, जी सर। मैंने बताया हमारी पृथ्वी एक ग्लोब, ये ग्लोब बन गया। ग्लोब में दो तरह की लाइनें आती हैं जो काल्पनिक हैं, नंबर 1 अक्षांश, नंबर 2 देशांतर। दो तरह की लाइनों की हम बात करते हैं, है ना सालिया परवीन जी, दो तरह की लाइन होती है, एक अक्षांश और एक देशांतर। ठीक, एक अक्षांश हो गई, एक देशांतर। पश्चिम से जो पूर्व खींची जाती है उसे अक्षांश कहते हैं। अमरेज आलम पूछ रहे हैं विश्वत रेखा क्या होती है। भैया ये लैटिट्यूड होती है। विश्वत रेखा एक काल्पनिक लाइन है जहां पर जो जो ये रेखा है जो कि काल्पनिक लाइन है और पूरे ग्लोब में यहीं से डिवाइड होता है कि नॉर्थ कहां है और साउथ कहां है। ठीक है, मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो 90 डिग्री पर मैक्सिमम टाइम, अधिकतम समय पूरे 12 महीनों में अधिकतम समय 90 डिग्री पर यहीं पर चमकती हैं, इसीलिए इसे विश्वत रेखा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर इसके बाद मैंने क्या बताया कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो ये वाली है, 8 डिग्री 4 मिनट। जो ये इस तरह से लाइन है ना बाबू, इसको मिनट पढ़ते हैं। जो इस तरह से लाइन है इसको क्या पढ़ते हैं, मिनट। और ये वाला तो आप जानते ही हैं कि अक्षांश मतलब अंश को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक, अच्छा अब इसके बाद क्या हुआ कि जो अक्षांश है और देशांतर है, तो दोनों को यहां पर ग्लोब में हमने दिखाया है। अक्षांश कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, तो ये उत्तरी अक्षांश भाई 0 डिग्री के ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, तो अगर ये उत्तर में है तो उत्तर में ही हमने खींचा है, 8 डिग्री 4 मिनट खींचा। फिर इसके बाद कितना खींचा, 37 डिग्री 6 मिनट। तो दो लाइनें हमें मिली। फिर हमने देशांतर को खींचा, लेकिन देशांतर किधर है, ईस्ट में है, ध्यान रखना। तो इधर ये वेस्ट होता है 0 डिग्री के, ये 0 डिग्री देशांतर है, इसके इधर वेस्ट और इस साइड पे ईस्ट होता है। अब यहां से हमने क्या किया कि पहले 68 डिग्री 7 मिनट खींचा, ये वाली लाइन। फिर उसके बाद हमने खींचा 97 डिग्री 25 मिनट, और जहां पर मेरे बच्चों अक्षांश और देशांतर दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वहीं पर हमारा इंडिया है। ठीक, वहीं पर हमारा क्या जी, इंडिया है। क्लियर है, अब तो ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब इसी चीज को मैं आपको दूसरे मैप पे लेके चलता हूं। चलिए बना लीजिए, सभी लोग इसको बनाइएगा। अब देखो, अब भारत की पोजीशन हमें देखनी है मेरे बच्चों। यहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये यहां पर। अब भारत की पोजीशन हमें देखनी है। देखो मुख्य भूमि जो अक्षांश का ये वाला है, कन्याकुमारी वाला, ये मुख्य भूमि है। यहां से ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। अब विषुवत रेखा कहां से जाती है, यहां से जाती है विषुवत रेखा 0 डिग्री, तो इसके ऊपर है तो ये 8 डिग्री हो गया, ध्यान रखना। अगर हम द्वीपों सहित देखें, मतलब निकोबार का ये वाला पॉइंट देखें जहां पर इंदिरा पॉइंट है, यहां पर क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर यहां से देखें तो इससे कुछ नीचे होगा, मतलब हाँ द्वीपों सहित देखें तो ये 6 डिग्री 4 मिनट होता है। अगर द्वीपों सहित देखें हम, ये इंदिरा पॉइंट पर ध्यान से देख लेना इस बात को, ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है जी, ये इंदिरा पॉइंट है। ओके, ये इंदिरा पॉइंट। अगर हम द्वीपों सहित देखें, मैं लिख देता हूं, मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि से मतलब कन्याकुमारी, मुख्य भूमि से भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच है। द्वीपों सहित, नेक्स्ट पॉइंट, द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक, अब अगर द्वीपों सहित देखेंगे तो ये 6 डिग्री है ना। अगर जियोग्राफी क्लास 9 बजे दिखा रहा था, अच्छा जी सर इनका नाम इंदिरा पॉइंट क्यों पड़ा, ये पूछना गलत बात है। इंदिरा पॉइंट उसका नाम रखा गया था इंदिरा गांधी के समय में, इसीलिए उसे इंदिरा पॉइंट कहा गया। ठीक है, वो घूमने गई थी, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया था। ओके, ये आपसे नहीं पूछने वाला कि इंदिरा पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट क्यों पड़ा, आप वो चीज को समझने का प्रयास करिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको बार बार बताता हूं, एक्स्ट्रा माइंड प्लीज लगाने का प्रयास ना करें, है ना। जो चीजें आपको सीखना है उनको सीखने का प्रयास करिए। अच्छा, ऊपर ये वाला पॉइंट, ये अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर 8 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा उत्तर, तो ये हो गया। ठीक, अब ये बेस्ट वाला भाग आ जाएगा, ये वाला भाग, तो ये कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, है ना, क्योंकि 0 डिग्री तो यहां से जाती है कहीं से, लंदन के पास से, 0 डिग्री देशांतर लंदन के पास से, ग्रीनविच। तो अगर 0 डिग्री की साइड में है तो ये ईस्ट का मामला है, और यहां पर हम देखेंगे इस साइड पे फाइनली ये वाला पार्ट, तो ये क्या कहलाएगा, वेस्ट कहलाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 97 डिग्री
25 मिनट ईस्ट। ये लीजिए, ये पूरा इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार आपके सामने है मेरे बच्चे, इसको आराम से देख सकते हैं आप लोग। ठीक, अब देखो इसका जो सबसे अंतिम बिंदु है यहाँ पर, तो मुख्य भूमि में इसको क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। मैंने ऊपर लिखा भी है कन्याकुमारी, लेकिन अगर द्वीपों सहित देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऊपर इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल बोलते हैं, लिख लीजिएगा, पूछा जाएगा भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा? इंदिरा कॉल है। पश्चिम वाला कौन सा? ये गुजरात में है, गौर माता। कहां पर है? गुजरात में। इधर ये तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, किबिथू, किबिथू अरुणाचल में, या इसी को वलांगू भी कहते हैं। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में। ये हो गया इसका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। धीरज कुमार को डाउट है जी, प्लीज बताए धीरज, बताओ बाबू, प्लीज अपना डाउट बताएं धीरज बाबू, क्या डाउट है आपको? निद्रा नहीं, इंदिरा है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। सर आपके जैसा मैप मेरे से नहीं बनता है। बन जाएगा नगमा, आराम से कोशिश करो, मुझसे बेहतर बन जाएगा। हमें मैप में समझ नहीं आता कौन कंट्री कहां पर स्थित है। सर आप एक बार समझा दीजिए ना। आपके पास एटलस हो तो एटलस खोल के बैठिए, सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अंग्रेज आलम, चले, तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो यहीं पर एक मैप और बना लेते हैं, ये तो हो गया इसका विस्तार। ठीक, एक मैप और बना लेते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से देखना, एक मैप और बनाता हूं। एक मैप हमने और बना लिया, चलिए ठीक है, एक मैप हमने और बनाया। अब इसमें देखते हैं तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है? तो 82,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, जनरली इसको बोला जाता है 82.8 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक, विश्व में इसका स्थान कौन सा है? विश्व में इसका 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां स्थान है। ठीक, मतलब 7 इससे बड़े हैं, विश्व में इसका कौन सा है? 7वां स्थान है। अब उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इसका विस्तार कितना है, इसको भी देखना है आपको। चलिए आइए देखते हैं। तो उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, ये वाली, उत्तर से दक्षिण। पश्चिम से पूर्व, पूर्व ये है 2933 किलोमीटर, याद रखिएगा कितना है? 2933 किलोमीटर, 3114 नहीं है, 3200। 3100 कौन तुम्हें बता दिया है? कितना लिखा है यहाँ पर देखो, कितना है? 3214 है कि 3100? पगला लोगों, है ना? ये कितना हो गया इसका क्षेत्रफल? ये हो गया। क्लियर एकदम? क्लियर है ना इतना? चलो इतना क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत का विस्तार हो गया, भारत की स्थिति हो गई, भारत का कहां से कहां, तो इतना याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार ज्यादा है, पूर्व से पश्चिम इसका थोड़ा सा कम है। अब देखो इनके बीच कितने अक्षांश आते हैं, है ना? अब मेरे बच्चों आप लोग एक बात को समझने का प्रयास करना, क्या टोटल अक्षांश, अगर 8 डिग्री से लेता हूं 6 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तो इनके बीच में अंतर कितना आ जाएगा? तो इससे घटा दो इसको, तो लगभग 30 डिग्री, कितना बोलेंगे? लगभग 30 डिग्री अक्षांश का अंतर है, अक्षांश का अंतर है। घटा लीजिए, 37 से 8 करिए, 29 दशमलव कुछ आ जाएगा अंतर है। ठीक, लगभग 30 डिग्री का। सेम इसी तरह से टोटल देशांतर देखते हैं, टोटल देशांतर, तो देशांतर में भी देखेंगे कितना है? 68 डिग्री यहां पर था, कितना था? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से कितना था? से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट को घटाइए आप, है ना? इसको इसमें से घटाइए, कितना आ जाएगा? तो अप्रॉक्सीमेटली ये भी 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ठीक, तो याद रखना लगभग 30 डिग्री अक्षांश का अंतर है और उसी तरह से 30 डिग्री का देशांतर का अंतर है। ठीक है, मैं साइड हो गया, लीजिए मैं साइड हो गया। ठीक, चलिए 30 डिग्री का अक्षांश का अंतर है और 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ओके, क्लियर है जी? कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू वेरी मच सनिया। अब देखो ये 30 डिग्री जो अक्षांश है उसका तो बहुत मायने नहीं है, लेकिन देशांतर के मायने होते हैं। क्यों? क्योंकि देशांतर हमारा टाइम का निर्धारण करता है। अब आपको बता दूं कि देखो आगे चलता हूं, एक देशांतर के बारे में बताता हूं। देखो देशांतर का काम क्या होता है? तो मेरे बच्चों देशांतर का कार्य होता है टाइम का निर्धारण करना, टाइम का निर्धारण। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। पूरा सर्किल कितने का होता है? 360 डिग्री का। कितने घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है? कितने डिग्री पर, मतलब कितने समय में पृथ्वी अपने पूरे अक्ष पर घूम जाती है? एजुकेशन लवर, स्वागत है बाबू, है ना? अमरेज, ऐसा नहीं मेरे बच्चे, 360 डिग्री पृथ्वी कितने समय में घूमती है? तो आप बोलोगे सर 24 घंटे में घूम जाती है। कितने घंटे में घूम जाएगी? 24 घंटे में घूम जाएगी। अब 24 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 15, 15 डिग्री। मतलब अगर मैं देखूं कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है तो आप बोलोगे सर 15 डिग्री घूम जाएगी। 1 घंटे में कितना घूमेगी पृथ्वी? 15 डिग्री घूम जाएगी। और अंतर कितना आया था? 30 डिग्री। कितना अंतर आया था? 30 डिग्री। अच्छा चलो इसको और शॉर्ट कर देता हूं, 1 घंटे में कितने मिनट मेरे बच्चों? 1 घंटे में कितने मिनट?
1 घंटे में कितने मिनट? बताओ धीरज, 1 घंटे में कितने मिनट? तो आप बोलोगे सर 60 मिनट। 15 डिग्री। अगर मैं केवल 1 डिग्री बराबर निकालूं तो कैसे आएगा? तो 60 बटे 15, 15 चौका 60, 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री अगर देशांतर पृथ्वी को घूमना है, कितना? 1 डिग्री, तो कितने मिनट लगेंगे? बोलो। 1 डिग्री घूमना है तो कितने मिनट लगेंगे पृथ्वी को? 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। और पीछे आ जाते हैं फिर से। 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 4 मिनट। और यहां पर है 97 डिग्री, 25 मिनट। और यहां पर है 68 डिग्री और 7 मिनट, है ना? तो यहां के समय में कितना अंतर रहेगा? 2 घंटे का मेरे बच्चों अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि इनके दोनों के बीच में कितने अंतर है? कितना अंतर है इनके दोनों के बीच में? लगभग 30 डिग्री देशांतर का। कितना है? लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो ये समय इससे 2 घंटे आगे रहेगा। ये वाला समय इससे 2 घंटे आगे रहेगा। क्यों? क्योंकि 97 डिग्री 25 मिनट है, या 68 डिग्री 7 मिनट है। ठीक? कैसे? आइए मैं समझाता हूं। चलो, अब देखो 4 मिनट ये बराबर 1 डिग्री के हो गया। अब 15 डिग्री बराबर कितना आया था? 1 घंटे के, है ना? तो अगर मैं कहूं यहां पर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में लगभग, लिख लेना इसको, लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो दोनों के समय में कितना अंतर होगा? कितना अंतर होगा? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग जवाब देंगे, सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। मुझे समझ नहीं आया है सर जी। अंजलि गुप्ता, मेरे बच्चे इतना इत्मीनान समझा रहा हूं, क्या समझ में नहीं आया? मुझे बताओ तो सही, क्या समझ में नहीं आया? उसको मैं फिर से समझा दूं बाबू, यही कर सकता हूं और क्या बताऊं? जो नहीं समझ में आया उसको बता दो, मैं फिर से समझा दूं ना। चलो, तो आप लोग देखिएगा कितना अंतर आएगा। 30 डिग्री है। अब आपने देखा कितना? 1 घंटा बराबर कितने के? 15 डिग्री के। तो अगर 15 डिग्री में 1 घंटा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटे के, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटे के। तो कितना अंतर आ जाएगा बताओ? 2 घंटा आ जाएगा अंतर। आंसर क्या हो जाएगा? 2 आवर्स, है ना? 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। अब 2 घंटे में जो अरुणाचल प्रदेश है वो और पूरब में है, और सूर्योदय कहां होता है? पूरब से होता है। तो जब पूरब में अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में गुजरात है, तो सूर्योदय पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा। इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश का समय क्या होगा? आगे होगा। यहां पर लिख सकते हो अरुणाचल प्रदेश का समय लगभग 2 घंटे आगे होगा। ठीक? कितने घंटे? 2 घंटे आगे होगा। ठीक? क्लियर है एकदम? चल, बहुत बढ़िया। 2 घंटे आगे होगा। आइए मैं भारत की विशेष भौतिक विविधता बता दूं। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। ठीक? उत्तर में। उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में वनों से ढकी पहाड़ियां हैं, मरुस्थलों पर रेत का फैलाव है। उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणी है। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां। ये केवल आज परिचय है। दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। ओके? क्षेत्रफल के आधार पर संसार में भारत की स्थिति क्या है? देखिए ये देश लिखे हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का क्या है? 7वां बड़ा देश है, बता चुका हूं। भारत से अधिक क्षेत्रफल वाले कौन-कौन से देश हैं? रूस, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। और 7वां कौन सा हो जाएगा? भारत। जनसंख्या में क्या हो गया है? जनसंख्या में लगभग नंबर 1 पे हो गया है। जनसंख्या में प्रथम। अभी ऑफिशियल नहीं है ना? अभी तो ऐसे चल रहा है। ठीक है? तो आज हम लोगों ने इसको पढ़ा है और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी? नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके? चलिए, तो आज जो हमने पढ़ा इसको आप लोगों ने इत्मीनान से समझा है। ठीक? तो आज हम लोगों ने परिचय पढ़ा भारत का परिचय पढ़ा, है ना? और इसमें हमने उसकी अवस्थिति देखा, उसका हम लोगों ने विस्तार भी देखा, उसका ग्लोब में लोकेशन देखा, है ना? ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। ठीक है जी? चलिए, और ठीक है? कल आपकी क्लास ये हो जाएगी, लेक्चर 2 हो जाएगा आपका। ओके? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। भारत की स्थिति इसको आप लोग देख लीजिएगा, वर्णन कर लीजिएगा कि भारत की स्थिति को पढ़ा था, है ना? और उसके विस्तार को पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? विस्तार को पढ़ा था। विस्तार। ठीक? आप लोगों को पता है कि जनसंख्या में भारत क्या है? अभी ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन जनसंख्या में भारत प्रथम स्थान पर आ गया है। ठीक? क्षेत्रफल में किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। 6 इससे बड़े देश हैं। 6 इससे बड़े देश कौन-कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। कौन-कौन से हैं मेरे बच्चों? चलो बताओ। तो सबसे पहले तो आप रूस का नाम लेंगे, ना? फिर आप लोग कनाडा का नाम ले लीजिए, चाइना का नाम ले लीजिए, फिर आप लोग यूएसए का नाम ले लीजिए, फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम ले लीजिए, ब्राजील का ले लीजिए, फिर आपका हो जाएगा 7वें नंबर पर भारत आ जाएगा। ठीक है? चलो, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है और आप लोगों को बताया कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है। कल जो पढ़ाए थे उसे पढ़कर कक्षा 9 को पढ़ाया था। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चों, मैं यही चाहता हूं कि जो भी कॉन्सेप्ट है एकदम आपके भी क्लियर होने चाहिए, है ना? क्योंकि बच्चे का जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तभी चीजें आगे बेहतर होती हैं, है ना? चलिए, मैं बढ़िया हूं महिमा पटेल जी। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। उसका अक्षांशीय विस्तार भी हमने देखा। अक्षांशीय विस्तार देखा। विस्तार कितना देखा था? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। देशांतरी विस्तार भी देखा था हम लोगों ने।
68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक। उत्तर से दक्षिण हाँ सॉरी बाबू, उत्तर से दक्षिण इसका जो लंबाई देखा था वो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो देखा था 2933 किलोमीटर, ठीक है। भारत का जो क्षेत्रफल देखा था 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर इसको डिटेल में कर लें तो 32,83,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक। ये इसका पूरा टोटली मैंने कल बताया था। बाबा जी, पानी पी लीजिए, ठीक है पी लेता हूँ। आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मेरे बच्चों, आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, उपमहाद्वीप के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है, उसके भूभाग में एक रूपता को उपमहाद्वीप कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम है पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तर में नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश, मध्य में भारत सम्मिलित है, ठीक है। हिंद महासागर, हिंदुस्तान का महासागर, भारत को हिंद अर्थात हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें, पहले हम उपमहाद्वीप की बात करते हैं। आइए मेरे बच्चों एक मैप ड्रॉ करते हैं हम लोग, सभी लोग एक मैप ड्रॉ करेंगे। चलो सभी लोग एक मैप बनाएंगे। एक मैप आप लोग ड्रॉ करेंगे। चलिए मैप एक ड्रॉ कर लीजिए, एक मैप बना लीजिए। साइमन आज वो तो समथिंग जो शुरुआत होगा फरवरी में होगा, है ना, ठीक। सालिया परवीन जी कल वाला ही तो समझा रहा था, अभी जो मैंने रिवीजन कराया वो कल का ही तो बता रहा था आपको। आज उसके आगे मैं बता रहा हूँ उपमहाद्वीप के बारे में। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, मतलब ये एक देश है फिर भी इसको महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्यों, है ना, यही तो बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। ब्रदर आपके जैसा नहीं बनता है, बनेगा बाबू बनेगा, कोशिश करिए, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इधर पाकिस्तान है, यहां तक ये जैसे बैठा हुआ कुत्ता हो, ये पाकिस्तान का एरिया है, पाक, ठीक है। यहां पर मेरे बच्चों ये है नेपाल का क्षेत्र, नेपाल, और ये है मेरे बाबू ये वाला क्षेत्र भूटान का, भूटान, और ये वाला क्षेत्र है बांग्लादेश का, इसका ये बांग्लादेश। तो अगर देखें तो भारत का विस्तार बहुत बड़ा था, बाद में ये सारी चीजें अलग अलग हुई, है ना, ठीक है, बाद में ये सारे अलग अलग हुए। तो आप लोग यहां पर एक चीज तो देखिए कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। देखिए आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी था, कौन है, पश्चिमी उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में नेपाल भूटान, पूर्व में बांग्लादेश, मध्य में भारत। और ये मैंने आपको मैप में समझाया, पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश और ये भारत, ये प्यारा सा अपना क्या है, प्यारा सा ये आपका इंडिया है, ठीक। तो इनको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप। बनेगा महिमा बाबू, कोशिश करो बनेगा, है ना, सारी चीजें बनेंगी आपसे। देखो तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, आराम से आप पढ़िएगा, है ना। बिल्कुल नंदनराज, बिल्कुल बन जाएंगे मेरे बच्चे। अफगानिस्तान भी आता है सर बॉर्डर साइड में, नहीं नहीं अफगानिस्तान उपमहाद्वीप में नहीं आता, अफगानिस्तान को जो बोला जाता है वो मध्य एशिया में बोला जाता है, ठीक है मेरे बच्चे। जितने भी मतलब उधर के देश हैं, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, तजाकिस्तान, वो सब मध्य एशिया में आते हैं। ये वाला इतना क्षेत्र जो है इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक बाबू। अगर आपसे पूछे भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं तो आप बता दीजिएगा, पाक है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और कौन सा है, भारत है। इसे हम क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, याद रहेगा आपको, इसको क्या बोलेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप कहेंगे। चलिए और देखो ये वाला क्या क्षेत्र है, यहां पर अरब सागर का क्षेत्र है, इसको भी निकाल दीजिएगा ना, ऐसे ऐसे चीज, इधर देखो, और इधर क्या, ये बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है मेरे बच्चों, बंगाल की खाड़ी है, ठीक। अब इधर बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर। भारत को प्रायद्वीप, प्रायद्वीपी भारत भी बोला जाता है। ये प्रायद्वीप इसलिए बोलते हैं कि प्रायद्वीप जो होता है, प्रायद्वीप की डिफिनेशन क्या होती है पता है आपको, प्रायद्वीप और द्वीप, इसको आप जान लीजिए, बाद में आपको ये ना हो कि हम जानते नहीं सर प्रायद्वीप किसे कहते हैं, भारत द्वीप किसे कहते हैं। तो इतना याद रखना, ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से ढका हो, जल से ढका हो, ढका नहीं, जल से घिरा हो, और एक तरफ स्थल से जुड़ा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू उसको, प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक। ये डेफिनेशन लिख लेना कॉपी में कहीं पे कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो हाँ बाबू, ठीक। तो ये तीन ओर से गिरा, देखो एक दो तीन साइड से, नीचे हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र प्रायद्वीपी भारत कहलाता है। और द्वीप किसे कहते हैं मेरे बच्चों, अगर द्वीप की परिभाषा आपको लिखने को आ जाए, कोई पूछे द्वीप किसे कहते हैं तो लिखेगा, ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से
चारों तरफ से जल से ढका हो, सॉरी ढका नहीं, जल से घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। ठीक है? जैसे मान लो ये कोई एक क्षेत्र है, ठीक है जी बाबू? ध्यान से देखना, ये मान लिया हमने कोई एक क्षेत्र है, ये जल से ये पूरा लैंड है और इसके चारों तरफ क्या है? जल है। इसके चारों तरफ क्या है? जल है। इसे क्या बोलेंगे? द्वीप कहेंगे। ठीक है? क्लियर एकदम? सर फर्स्ट बुक का कराएँ? अच्छा जो चारों तरफ से। फर्स्ट बुक हो गया गुलाब यादव जी। दिव्यांश सिंह स्वागत है आपका। हाँ, जैसे श्रीलंका एक द्वीपीय देश है ना? इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है। तो इतना आपका हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे बच्चों। इतना आपका हो गया? चलिए, अब मैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताता हूँ। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, इसको जान लीजिए सभी लोग। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं? और इधर पूरा चला जाएगा क्या? चलो कोई बात नहीं। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जानेंगे ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान का है और यहाँ से लगता हुआ ये क्या है? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का इस टाइम पे मैटर चल रहा है, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है। तालिबान जो है अफगानिस्तान। सर तारीख बचपन में एमबीए किए हैं? चलो ठीक है, अच्छा है अगर आपने ट्रिक बनाया तो बहुत अच्छा। सर थोड़ा छोटा-छोटा नोट करवाइएगा कि लिखने में ही टाइम निकल जाता है तो याद नहीं कर पाते हैं। बाबू छोटा-छोटा क्या इससे आप छोटा क्या कर सकता हूँ बताओ? है ना? और देखो ऊपर यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? चाइना का क्षेत्र। ऊपर से ये चाइना का एरिया यहाँ पर शुरू हो जाता है यहाँ, ठीक है? फिर यहाँ से ये म्यांमार का एरिया शुरू हो जाता है। ये चीज़ें और आगे बढ़ जाती हैं, इधर चली जाती हैं। ये यहाँ म्यांमार हो जाता है फिर इसके बाद आगे का क्षेत्र हो जाता है, ठीक? लेकिन उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार का क्षेत्र है, ठीक है? और यहाँ से शुरू हो जाता है सुमात्रा, जावा, बाली और यहाँ पर हो गया बोर्नियो, ठीक है? ध्यान से देखना बहुत आराम से, इत्मीनान से सिखा रहा हूँ एकदम। यहाँ पर ये श्रीलंका है, यहाँ पर मेरे बच्चों एक छोटा-सा और आइलैंड वाला देश है, जिसको हम बोलते हैं मालदीव। और इसको क्या बोलते हैं? श्रीलंका बोलते हैं, ठीक? अब देखिएगा, अब ये पड़ोसी देशों के बारे में है बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ये यहाँ पर हो जाएगा नेपाल, ये हो जाएगा सिक्किम के साथ भूटान, ये हो जाएगा चीन, चाइना, ये हो जाएगा म्यांमार, ये हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक? अब देखो, अगर स्थलीय भूमि से पूछा जाए, स्थलीय भूमि से पड़ोसी देश कौन-कौन से लगे हैं? आप लोग बताइएगा मुझे। यहाँ पर पूरा क्या है? जल भर रखा है, ये जलीय क्षेत्र है। ये अरब सागर का क्षेत्र है, आप सबको पता है ये अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। बताना मेरे बच्चों, सबको मालूम है ना ये सारी चीज़ें? ठीक? इधर क्या आ जाएगा? बंगाल की खाड़ी आ जाएगी। ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है और ये हिंद महासागर का एरिया यहाँ पर भी है, यहाँ तक, ठीक है? फिर उधर प्रशांत महासागर शुरू हो जाता है। ये लो, बन गया? पहला चैप्टर चल रहा है, सर कुछ समझ नहीं आ रहा। धीरज कुमार मेरे बच्चे क्या समझ नहीं आया बताओ? क्या समझ में नहीं आया? आप लोग मुझे बताएँ क्या समझ में नहीं आया? बताओ बाबू। धीरज मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे बच्चे, क्या समझ में नहीं आया? प्लीज़ बताएँ। ये मैपिंग तो आपको करनी पड़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अब स्थलीय सीमा से जुड़े देश मैं लिख रहा हूँ। सीमा से जुड़े देश। भारत के साथ स्थलीय सीमा से जुड़े देश कौन-कौन से हैं? तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे बच्चों। स्थलीय सीमा से जुड़े देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, सॉरी हाँ ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार। कितने देश हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 ऐसे देश हैं जो कि स्थलीय सीमा से भारत से जुड़े हैं। पहला चैप्टर है सोनी चौधरी जी, चैप्टर नंबर फर्स्ट है दूसरी बुक का। ठीक? चैप्टर नंबर कौन-सा है? फर्स्ट है दूसरी बुक का। तो 7 देश हो गए इसके साथ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये तो नंबरिंग कर दूँ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 देश ये क्या हो गए आपके जो स्थल से भारत से जुड़े हैं। ठीक है जी? किससे जुड़े हैं? स्थलीय सीमा से। और अगर मैं देखूँ कि जलीय सीमा से, तो जलीय सीमा से भारत के साथ कौन जुड़ा है? जलीय सीमा। जलीय सीमा से 2 देश जुड़े हैं। जलीय सीमा से कितने देश हैं बाबू यहाँ पर? 2 देश हैं। कौन-कौन से देश हो जाएँगे यहाँ? तो यहाँ हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। ठीक है? कितने देश जुड़े हैं? श्रीलंका और मालदीव। क्लियर है मेरे बाबू? क्लियर है मामला डन है? तो टोटल कितने देश इसके पड़ोसी देश हो गए? 9 इसके पड़ोसी देश हो गए। कितने हो गए जी? 9 टोटल है ना? 9 टोटल हो गए, लेकिन स्थल से कितने हैं? 7 और जल से कितने हैं? 2। देखो एक मालदीव और एक श्रीलंका। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गया? लक्षद्वीप हमारे देश का ही है। मेरे बच्चे लक्षद्वीप हमारे देश का ही आइलैंड है। लक्षद्वीप क्या है? हमारे देश का ही आइलैंड है। ठीक? इसलिए लक्षद्वीप में जैसे अंडमान निकोबार हमारे देश का है, इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर लक्षद्वीप आ जाएगा। ये लीजिए, ये हो गया लक्षद्वीप। तो हमारे देश का ही है ये, तो इसको थोड़ी ना काउंट करेंगे। ना तो देखो ये लक्षद्वीप है, मैं नाम लिख देता हूँ अगर आपको दिक्कत आए। लक्षद्वीप, ये क्या है? अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार, ठीक?
ये है सुमात्रा, लिख लेना अगर दिक्कत आए तो। ये सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का। ये क्या है? यहाँ पर पानी पूरा भरा है, ध्यान रखना, ये पूरा जलीय क्षेत्र है। तो सुमात्रा के बाद ये क्या हो जाएगा जी? सुमात्रा के बाद ये हो जाएगा जावा, ये हो जाएगा बाली, ये हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। ठीक है, यही आपको समस्या कर रहा था। अब तो सबके नाम लिख दिया, अब तो कुछ नहीं बचा ना। हाँ, बर्मा तो लिख दिया ना, ये मैं लिखा है। ठीक है, अब हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके नाम लिखने में आपको प्रॉब्लम थी, मैंने सबका नाम भी लिख दिया, अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। लेकिन ये इसके पड़ोसी देश नहीं है, पड़ोसी देश मालदीव, श्रीलंका और जितने इसके साथ ही लगे हुए हैं। अब कहिए मैं इनका भी नामकरण कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये 6 7 हो गए, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। 9 इसके पड़ोसी देश हैं, बाकी नहीं है। क्लियर एकदम? चलो, आकृति कुमारी जी क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा। एजुकेशन लेवल यहाँ तक का मामला डन है? दिल को ज्यादा नो सर जी, क्या हुआ? आसिया अख्तर क्या प्रॉब्लम है अब बताओ? साक्षी सिंह जी बताइए। जी सर, अब दिमाग में कुछ कुछ क्लियर है ना आप? ठीक है, चलो तो इतना कर लेंगे आप लोग। अब आइए मैं हिंद महासागर के बारे में चलता हूं कि भारत को हिंद अर्थात हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता है विश्व का एकमात्र ऐसा देश है भारत, विश्व का भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, मात्र ऐसा देश है जिसका नाम जिसका नाम किसी महासागर के नाम पर पड़ा है। किसी महासागर के किसी महासागर के नाम पर पड़ा है ना। इसीलिए देखो इंडिया लिखते हैं, इंडिया, और उसको क्या लिखते हैं? इंडियन ओशन लिखते हैं, इंडियन ओशियन लिखते हैं इंग्लिश में। हिंदी में भारत को क्या लिखते हैं? हिंदुस्तान, और इसको क्या लिखते हैं? हिंद महासागर। ठीक है, तो विश्व का एकमात्र ये देश है कौन? भारत, जिसका नाम किसी महासागर के नाम पर पड़ा है। क्लियर है बाबू? ठीक है ना? चले, बहुत अच्छा। तो हम लोग यहाँ पर थे, थोड़ा सा देखते हैं। यही एकमात्र महासागर जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हिंद महासागर हुआ है। पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया के बीच हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इस महासागर के उत्तरी छोर पर स्थित भारत की तटरेखा पर अन्य किसी देश की तटरेखा से अधिक लंबी है ना। भारत की तटरेखा बहुत लंबी है, आपको पता ही है। देखो, अगर भारत की तटरेखा की मैं बात करूं, देखिए भारत की तटरेखा यहाँ से लेकर के शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है मेरे बच्चों, ये यहाँ से शुरू होती है ये तटरेखा, है ना। यहाँ से शुरू होकर के कच्छ की खाड़ी से आगे ये पूरा यहाँ तक जाती है, कलकत्ता तक। ठीक, चलिए आइए यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीप। अभी प्रायद्वीप बताया हो ना, भारत प्रायद्वीप है, आपको पता है। महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। पश्चिम में अरब सागर, बताया हूं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण मध्य एशिया में हिंद महासागर के शीर्ष पर। भारत की केंद्रीय स्थिति पश्चिम में स्थित यूरोप के विकसित राष्ट्रों से संबंध स्थापित करने में सहायक है। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका आदि देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करने में सहायक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर वास्तव में भारत के लिए एक वरदान है। तो यहाँ तक की बात हो गई। बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध हैं, रोजगार सृजन में सहायक, व्यापार के लिए उपयोगी जलमार्ग, ये सभी चीजें हैं। ठीक है, पश्चिमी से ये पूरे ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट को जोड़ने वाले पार महासागर जलमार्ग भारत से होकर गुजरते हैं। ठीक, भारत के अरुणाचल प्रदेश सबसे पश्चिमी, गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। क्यों? कल मैंने आपको समझाया था। लगभग 30 डिग्री का अक्षांश का अंतर है। 2933 किलोमीटर का देशांतरी विस्तार है। सूर्य को एक देशांतर से दूसरे स्थान पहुंचने में कितना लगता है? 4 मिनट का समय कल मैंने निकाल के बताया है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात के बीच 2 घंटे का टाइम होता है। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। अब देखो इसके आगे, है ना। भारत की लंबी तटरेखा उष्णकटिबंधीय सूर्य से प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धूप और मानसूनी वर्षा करोड़ों भारतवासियों की नियति तय करती है। कैसे? देखो, तापमान, वर्षा, जलवायु के दो मुख्य तत्व हैं। आगे हम जलवायु भारत की पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से जानेंगे। इनका प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ के मिट्टी, जीव जंतु और मानवीय क्रियाकलापों पर पड़ता है। ये केवल आगे के लिए है, आगे की जो टॉप चैप्टर है। कृषि, आज ये परिचय केवल अभी चल रहा है भारत का। कृषि पर आधारित उद्योगों, उनसे जुड़े लोगों का भाग्य जलवायु से जुड़ा है ना। सूर्य से प्रचुर मात्रा में मिलने वाले धूप और मानसूनी वर्षा करोड़ों भारतवासियों की नियति तय करता है। हैदराबाद में दोपहर का सूर्य कभी सिरा बिंदु से उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता। क्योंकि दिल्ली कहाँ है? दिल्ली कर्क रेखा के ऊपर, वहां पर कभी 90 डिग्री पे सूर्य नहीं चमकेगा। सूर्य का आभासी संचरण कर्क और मकर रेखा के बीच होता है। हैदराबाद कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, इसलिए यहाँ सूर्य वर्ष में 2 बार शिरोबिंदु मतलब 90 डिग्री पे चमकता है। जबकि दिल्ली शीतोष्ण में आ जाता है, कर्क रेखा के ऊपर है, तो वहां पर कभी भी सूर्य 90 डिग्री पे नहीं चमकेगा। और देखिए ये राज्यों के राज्य हैं, उनकी राजधानियां हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा, पढ़ लेना है ना। मैं बाकी अभी और समझाने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। ये केवल राज्य और राजधानियां हैं उनकी, और ये केंद्र शासित प्रदेश है और उनकी राजधानियां हैं। इसको भी लिख लेना, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। ठीक, अब मैं फ्री हो गया हूं, अब मैं आपको समझाने चल रहा हूं। चलिए एक हम लोग मैप बनाते हैं विश्व का। एक हम लोग क्या करेंगे? विश्व का मैप बनाएंगे मेरे बच्चों। आओ, राज्य और राजधानियां आप लोग देख लीजिएगा वहां से। राज्य, राजधानियां और केंद्र शासित प्रदेश, ये सब कुछ आप लोग वहां से देख लीजिए। एक हम लोग क्या बनाते हैं? मैप बनाते हैं। ठीक है, चलिए। ये लीजिए, ये आपका बन गया मैप। ठीक है, अब देखो,
लोग क्या आगे करने वाले हैं ध्यान रखना। ये हमारा हो गया उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र। ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखना बाबू, यहां पर है ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड हो गया। यहां पर है आइसलैंड, यहां पर आपको मिल जाएगा ब्रिटेन का क्षेत्र, ये ठीक है। अब देखो गौर से देखते रहना बस, यहां पर है ये श्रीलंका है बाबू, ये श्रीलंका है, ठीक। और यहां से ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है, यहां पर फिलीपींस द्वीप है, ठीक है। फिर यहां पर ताइवान का क्षेत्र आ जाएगा, कोरिया का एरिया आ जाएगा। फिर यहां पर आपका आ जाएगा जापान द्वीप, ठीक। फिर यूनियन द्वीप इधर से चले जाते हैं। अब देखो यहां पर क्या आ जाता है, इसके नीचे यहां पर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। मैप को बनाना बहुत जरूरी मेरे बच्चे, ठीक। सारे प्रश्नों के जवाब इसी मैप पे आपको मिल जाएगा। भारती कुमारी जी, सभी प्रश्नों के जवाब इसी मैप पे समाये थे। पूरा विश्व का मैप मैंने आपके सामने बना दिया है, ठीक है। बनाइए 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 इसको। आकृति कुमारी जी, कुछ कहा नहीं जा सकता ठीक है, कुछ कह नहीं सकता मेरे बच्चे। ये आपका क्या है, ये बोला जाता है अटलांटिक महासागर। मेरे बच्चों इसको आप लोग बना लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा भविष्य में भी, है ना। और ये हमें सब जानना जरूरी होता है। मैंने क्या कहा, जियोग्राफी का पहला नीड ही होती है कि आपको मैपिंग आनी चाहिए। नहीं भी आती है तो सीखना जरूरी हो जाता है, फिर सीखना चाहिए। इधर हमारा प्रशांत महासागर है बाबू, ये इधर प्रशांत महासागर का एरिया, ठीक है। ये इधर प्रशांत महासागर हो गया, ये आपका अटलांटिक ओशियन हो गया। और यहाँ पर यहाँ पर मैं पहले बनाता हूँ। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर बनाने के लिए भूल गया था, यहाँ पर है मेडागास्कर, ये ठीक। और ये आपका अरब सागर वाला पूरा क्षेत्र है, ये यहाँ से फिर नीचे हिंद महासागर का क्षेत्र पूरा आ जाएगा। ये मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ। इधर ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र आ जाएगा, ये हिंद महासागर। आपको जानना जरूरी है किसकी कहाँ पर पोजीशन है ना। ये यहाँ तक आपका क्या चलेगा, हिंद महासागर, ठीक है। और उस साइड पे शुरू हो जाएगा, फिर से प्रशांत का क्षेत्र आ जाएगा। ये दूसरे कलर से कर दूंगा ये, तो ये इधर से प्रशांत महासागर का क्षेत्र शुरू हो जाएगा, ठीक है बाबू। ये प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत उधर भी है, इस साइड पे भी है प्रशांत। ये पूरा प्रशांत का एरिया है, ठीक है। ऊपर ये आर्कटिक महासागर है, ऊपर क्या है, यहाँ ऊपर आपको मिलेगा आर्कटिक महासागर, यहाँ पर ऊपर मिलेगा आर्कटिक, ये ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, आर्कटिक, ठीक। और नीचे अंटार्कटिका मिल जाएगा। ये क्या है, आर्कटिक है, पहले आप जान लीजिए इसको, ये आर्कटिक है, ये अटलांटिक है ना, ये प्रशांत है, ये हिंद महासागर है, ठीक। ये भी प्रशांत का ही क्षेत्र है, ठीक है। तो इतना तो जान गए ना, एक एक दो तीन चार। और नीचे अंटार्कटिका है। सर इसमें समझ में कैसे आएगा कि किसके इसका कहाँ पर पोजीशन है, क्यों सालिया परवीन, जब यहाँ पर सबका अलग अलग क्षेत्र है, ये अटलांटिक का क्षेत्र यहाँ तक, इधर हिंद का शुरू हो जाएगा, इस साइड में प्रशांत का, मैंने इसलिए अलग अलग कलर से कर दिया है। इधर प्रशांत का, कौन सा दिक्कत है आपको अब। सर मेरे ये दिमाग के ऊपर ऊपर नहीं जा रहा, आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, है ना। प्रयास करिए समझने का, सब समझ में आ जाएगा। देखो ये इंडिया है, इंडिया के नीचे हिंद महासागर है, इधर अरब सागर होगा, इधर बंगाल की खाड़ी होगी। फिर इंडोनेशिया द्वीप में, ये इंडोनेशिया द्वीप है, मैंने पीछे लिख के बताया है, कुछ दूर आधे दूर तक क्या है, हिंद महासागर का क्षेत्र है। फिर इसलिए हरे कलर से कर दिया हूं, ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है ना, कलर इसलिए यहाँ पर बदल दिया हूं। दक्षिणी अमेरिका के इस साइड पे प्रशांत है, इस साइड पे अटलांटिक है। उत्तरी अमेरिका के इस साइड पे अटलांटिक है, इस साइड पे प्रशांत है। ऊपर के क्षेत्र में आर्कटिक है। क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ जूली कुमारी। अब इसमें देखो, जब यहाँ पर भारत की जो पोजीशन है वो इतनी शानदार है, इतनी बेहतरीन है कि कोई भी जलमार्ग अगर गुजरेगा, कोई भी अगर यात्री जाएगा। अच्छा ये लाल सागर का क्षेत्र है, ये लाल सागर है, ये फारस की खाड़ी है, अलग कलर से कर दिया हूं। ये कौन सा है, लाल सागर है। और ये क्या है, फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी। कोशिश करिएगा एक बार बनाने का। और ये यहाँ पर है भूमध्य सागर, क्या है ये यहाँ पर, ये है यहाँ पर भूमध्य सागर, ठीक है बाबू, ये है भूमध्य सागर। तो अब देखिए, जब हम जलमार्गों की बात करते हैं तो यहाँ पर कराची पड़ेगा पाकिस्तान में, इधर भारत के बहुत सारे पोर्ट पड़ेंगे, जिसमें मुंबई है, कांडला है, मारमा गोवा है, न्यू मंगलूर है, बहुत सारे जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वहां पर बंदरगाह स्थित है, समझे। जहां पर बंदरगाह स्थित होते हैं, समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चले, तो मैं कहा कि जो यहाँ पर भारत के तटीय क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा, ये वाला एरिया, तो ये इधर अरब सागर में, इधर बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर पोर्ट है, पोर्ट बंदरगाह, जो कि व्यापार के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो भारत विश्व के साथ जुड़ा है। अगर यूरोप के साथ देखा जाए तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में एक स्वेज नहर है, स्वेज नहर के माध्यम से ये यूरोप के साथ व्यापार कर लेता है। अगर इधर एशिया के साथ व्यापार करना है, जापान है, चीन है, रूस है या इंडोनेशिया के साथ है, तो यहाँ से जाकर व्यापार कर लेता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करना है तो यहाँ जाकर के व्यापार कर लेगा, क्योंकि जलीय क्षेत्र है पूरा, है ना। और अफ्रीका के साथ करना है तो ये अफ्रीका की तरफ इधर आ जाएगा व्यापार। तो भारत इतनी बेहतरीन पोजीशन में है कि इसको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। कैस्पियन सागर से, हाँ कैस्पियन सागर लाल सागर के ऊपर जस्ट अगर
अगर हम देखें तो यहाँ पर कैस्पियन सागर की पोजीशन पाई जाती है, लेकिन अभी हमें उसे बताने की जरूरत नहीं थी, है ना? अभी केवल और केवल हमें ये दिखाना था कि कैसे सारे आपस में ये जुड़े हुए हैं, कैसे आपस में ये क्या है, जुड़े हुए हैं मेरे बच्चों, ठीक है? कैसे ये आपस में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से भारत की जो पोजीशन है, कहीं पर चाहे वो इधर के एशिया के देशों के साथ व्यापार करना हो, चाहे अफ्रीका के साथ करना हो, चाहे यूरोप के साथ करना हो, अदरवाइज अमेरिका के साथ उसे व्यापार करना हो, तो इसके जो ये कोस्टल तट है, तटीय क्षेत्र है, इससे इसको बहुत आसानी से सहूलियत के साथ वो जलमार्ग के माध्यम से व्यापार कर सकता है इनके सबके साथ। ठीक है? अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आराम से कर लीजिएगा। मैं यहां पर महाद्वीपों के नाम एक बार लिख देता हूं। ये है अफ्रीका महाद्वीप मेरे बच्चों, ये क्या है? अफ्रीका है। ठीक, ये है उत्तरी अमेरिका। एक बार मैप में अगर एटलस हो तो देखिएगा, ये है दक्षिणी अमेरिका। ठीक, ये है एशिया का क्षेत्र, ये वाला है यूरोप का क्षेत्र, यूरोप, ये यूरोप का महाद्वीप है, और ये वाला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, अंटार्कटिका नीचे पड़ेगा यहाँ पर। तो ये मैंने महाद्वीपों को भी बता दिया। आई थिंक अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है? तो जियोग्राफी पढ़ने के लिए आप अपने अंदर लालसा जगाइए मेरे बच्चे। ठीक? और आप लोग जब एक बार इसको कर लेंगे ना, तो आपके लिए एकदम हलवा लगने लगेगा। अभी क्या होता है कि आप पहले से डर जाते हैं, है ना? कि ये हमसे नहीं हो सकता, कैसे करेंगे? सर ये दोनों किस चीज का मैप है? बताएं ना, हैं? किस चीज का मैप है? अरे ये विश्व का मैप है मेरे बच्चे। अरे राम राम, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरे महाद्वीप मैंने बता दिया, पूरे महासागर इसमें बता दिया, भारत की पोजीशन क्यों इतनी महत्वपूर्ण है ये बता दिया, ये प्यारा हमारा इंडिया है, हाँ, ये बता दिया मैं आपको, और कह रहे हो कि किस चीज का मैप है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आज मैंने जो ये सारी चीजें आपको करवाई है, भारत के राज्यों और राजधानियों को पढ़ लेना, इसमें कुछ खास रखा नहीं है ना? इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, एक बात और मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर आप लोग जानना चाहें तो देखो, अफ्रीका महाद्वीप जो है ना, उसके बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसको हम कहते हैं यहाँ से, इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। नहीं, मजा नहीं आया इसमें। ये ये है विषुवत रेखा, ठीक है? 0 डिग्री, ओके? और ये हो जाती है आपकी मकर रेखा, ठीक है? और ये हो जाती है मेरे बच्चों कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। आपको पता होना चाहिए। कहने चल रहा जी। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। अब अभी एक क्वेश्चन आया था दिल्ली और हैदराबाद का, आप लोगों ने देखा है? तो पूरे वर्ष सूर्य इसी के बीच चमकता है। तो ये देख रहे हो, एक ही महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। अफ्रीका महाद्वीप, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। ये बात को याद रखना। भारत के दक्षिण में यहां पर आपको हैदराबाद नजर आएगा, यहां पर क्या नजर आएगा? आपको हैदराबाद नजर आएगा, और दिल्ली आपको यहां पर नजर आएगी। तो दिल्ली में इसलिए सूर्य नहीं चमकेगा 90 डिग्री पर, लेकिन हैदराबाद में चमकेगा, क्योंकि यहीं से सूर्य यहां तक जाएगा, यहां से रिटर्न आएगा। पूरे वर्ष सूर्य की पोजीशन इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में होती है। दिल्ली में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री यहां पर, जब सूर्य यहां पर आता तब चमकता 90 डिग्री पर, इसीलिए दिल्ली में नहीं चमकेगा 90 डिग्री में। ये दिल्ली है और ये आपका हैदराबाद है। ओके, क्लियर? नहीं नहीं बाबू कृष्णा, ना ना ना, पेट नहीं बढ़ गया। देख रहे हो मेरी बॉडी ज्यादा वो हो गई है ना? पेट नहीं बढ़ा। अच्छे से पढ़ो, जियोग्राफी ऐसे पढ़ो कि जब आप कंपटीशन में जाओ ना, तो लगना चाहिए कि हाँ, कभी किसी टीचर से आपने पढ़ा, आप मुझे याद करें बाद में भी। ठीक है? चलो, अगर स्क्रीनशॉट किसी को करना है तो कर ले अपना, अदरवाइज आपके पास पीडीएफ तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है जी? चलिए, तो ये हो गया मामला डन। आज हम लोगों ने भारत के उपमहाद्वीप, ये उपमहाद्वीप क्यों है ये हमने पढ़ लिया, हिंद महासागर की पोजीशन को पढ़ लिया, है ना? और कई सारी चीजों को हमने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, सारी चीजें। ठीक? कल होगा हमारा टेस्ट, कल हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टेस्ट। चलिए, तो आई थिंक ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा मामला, है ना? आराम से इसको कर लीजिएगा। आ गया। आपका भी वेलकम है काजल कुमारी जी। चलिए, सुमन कुमारी, बजरंगी कुमार मोतिहारी, सेम टू यू सर जी, एजुकेशन लवर। आ गए सर जी। चलिए अंजलि, जवाब दीजिए। बस भैया कैसे चल रहा है? तो 2-3 दिनों पहुंचे थे। तो कितने क्वेश्चन दिखाने लगे? 10-15 हो गया। हम्म, चलिए भाई। 6 बच्चों पोल नहीं गया क्या जी? पोल नहीं आ रहा, क्या करें बताओ? रिज्वाइन करिए फिर से, एक बार फिर से निकल करके इससे फिर से आप क्लिक करिए, फिर आ जाएंगे। ठीक है जी, रिज्वाइन कर लीजिए। 6 बच्चे जवाब दिए, बताओ क्या करूं मैं? भारत का चांद से विस्तार बताइए। पोल नहीं, ठीक है सर। अंजलि गुप्ता, कौशिकी मेहता, प्रेमा कुमारी, सर अफसाना खान। क्या करें कैसे करें? कल 7 बजे से बैठी है मेरी, है ना? याद है? नहीं तो कल मेरी लंबी क्लास जाएगी, तो उसमें चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक पढ़ूंगा, 5 घंटे। चलिए, भारत का देशांतरी विस्तार बताइए। पोल नहीं आ रहा सर, पोल पोल क्या करूं? भारती कुमारी जी स्वागत है। हाँ? रिपब्लिक कर दो। हम्म? जब उसमें नहीं करेंगे तो उनका नाम हम तो आएगा नहीं ना, बस सही है।
33 बच्चों ने सही जवाब दिया, लगता है गया इस बार पोल कुछ। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा कितना है? पोल गया शादी करने। हाँ, शादी करने गया जहीदा खातून, क्या करें हम। फिर 33 बच्चों के सही जवाब आए, लीडर बोर्ड सोचा, सालिया परवीन, बॉय साक्षी ठाकुर, जी ठाकुर साहब, आकृति कुमारी, एजुकेशन लवर, आशिया अख्तर, फरजीना परवीन, साइना, पूर्णिमा सिंह, श्यामा खातून, साइमा खातून, साइमा खातून। जी, नेक्स्ट। अगर मुझे इसको वो करना है तो कैसे होगा? रिफ्रेश कैसे करना? रिफ्रेश करूंगा तो क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे फिर। चलो अभी चलने दो। भारत के मानक समय का अंतर ग्रीनविच समय से कितना है? बक्सर, कुशवाहा क्यों कह रहे हैं अमृता? बक्सर, मैं क्या करूं बबुआ, मैं क्या कर सकता हूं? बोल मर गया रे। खुशी मिश्रा कह रहे हैं बाय सर, थक गई खुशी, खुशी थक गई बेचारी, 5.5 घंटा आ गया ना ग्रीनविच से, आ गया, खुशी थक गई बेचारी, क्या करे। अरे बक्सर ठीक कराइए, अयांशी गुप्ता जी मैं ठीक करवा रहा हूँ, जब यहाँ से होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा यहाँ से तो यहाँ से नहीं होगा, जो तो ऊपर से ही होगा ना जी। राधे राधे। चलो पोल का सेटिंग करवा दो सर, पोल बहुत आ रहा है, पोल नहीं चल रहा जी। हाँ आप क्या करना चल रहा है किसी तरह से, चलो आगे चलो, हो गया सर। पूरा तो चलता हो गया, बढ़ जाओ। देखो इंदिरा कॉल, यहाँ पर केप केमोरिन, केमोरिन कन्याकुमारी, ठीक, लेकिन अगर आइलैंड सही देखा जाए ना तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ठीक, इधर किबीथू अरुणाचल में, गुजरात में गौरमता, ठीक है। एक बच्ची लिख रही है, बच्चा कुछ पता नहीं एजुकेशन, बोल की शादी हो रही है इसलिए नहीं आ रहा। वाह एजुकेशन लवर, साइमा, सालिया परवीन, साक्षी ठाकुर, दिव्यांश सिंह, आकृति, फरजीना परवीन, ज्योति और आसिया अख्तर, बहुत बढ़िया, आगे। जेके कह रहे हैं कि पोल आ रहा है लेकिन बहुत देर में आ रहा है, चलो लेते जाओ उसको इकट्ठा कर लो फिर कर लेना। बाय डाटा खत्म हो गया। अब आ गया, चलो बहुत बढ़िया। मेरा नहीं होगा, नगमा खातून, काहे नहीं होगा भाई, नगमा जी स्कोर नहीं बढ़ रहा क्या? बढ़ेगा बढ़ेगा, वेट करो थोड़ा सा, जैसे लाइव पोल खत्म हो जाएगा सबका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक। हिमालय, ठीक है, चलो आगे। भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? जो इसका जवाब दे देगा ना उसको 5 रुपए का नगद पुरस्कार दूंगा, समझे। नगद पुरस्कार जिसको चाहिए 5 रुपए। अब एक आदमी अगर देता जवाब तो मैं 5 रुपए दे भी देता, 25 लोगों ने दिया तो कैसे बंटवारा करूं ना, है ना। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज तुम्हें समझा देता हूँ, देखो हम तट की बात करते हैं ना, तटीय रेखा की, तट रेखा की बात करते हैं। अब देखो जो ये मुख्य तटीय भूमि है, यहाँ से कच्छ की खाड़ी से लेकर के यहाँ से ये कोलकाता तक, तो ये 6100 किलोमीटर है, ठीक है। अब जो यहाँ पर लक्षद्वीप है, ये इधर ये अंडमान निकोबार द्वीप है, ये इसकी भी तो कोस्टल तट है, तो इनको कैसे पता करें कि इसका कितना है? तो आप क्या करें, 7516 से घटा दीजिए 6100 किलोमीटर, 6141, मतलब 1416 किलोमीटर आपके द्वीपों की तटीय रेखा है, रेखा है। मुख्य तटीय रेखा मतलब जो कि ये भारत का एकदम मेन तटीय क्षेत्र है, ये यहाँ तक कितना, ये 6100 है, 1416 क्या हो गया, लक्षद्वीप का और अंडमान का, ठीक है। चलो को ऑपरेटर वाले भाई प्लीज बोल दीजिए, को ऑपरेटर। सर जी आप झूठ बोल देते हैं, काहे भारती, क्या झूठ बोल दिया मैं? भारती कुमारी जी मैंने झूठ क्या बोल दिया बाबू? खुशबू पांडे,
चलिए बहुत अच्छा। एजुकेशन लवर बॉय दिव्यांश सिंह, साक्षी ठाकुर, सालिया परवीन, साइना शिवानी कुमारी, परजीना परवीन, आकृति और अनु गुप्ता। बहुत बढ़िया, आगे चलो। देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, हमारे पास समय भी नहीं है। अरे हम तो कह रहे हैं अपना बंद करने हैं, तो क्लास 6 घंटे के लेके जा रहा हूँ ना। चलिए बाबू आगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं कल लेके आता हूँ। 2 घंटे, कितना घंटा था उसमें? हाँ 2 घंटा ही होगा, गलत था क्या उसमें, मैं ध्यान नहीं दिया। चलो जाने दो, 2 घंटा ही होगा। देखो मैं समझा देता हूँ आपको, अगर गड़बड़ रहा होगा तो समझा देता हूँ मैं। देखो गुजरात तट और अरुणाचल, इनके बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, डिग्री देशांतर का। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन था, है ना, तो 30 डिग्री का अगर अंतर है, तो आप जानते हैं कि आपकी जो पृथ्वी है वो पूरा एक चक्कर कितने टाइम पे लगाती है? 24 घंटे में। तो 360 डिग्री कितना घूमेगी? 24 घंटे में। डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 15 डिग्री। मतलब अगर 1 घंटे में देखा जाए तो कितना जाएगी? 15 डिग्री जाएगी। और अगर इसको और छोटा करना है तो इसको कर सकते हैं, घंटे को मिनट में चेंज कर लो, 60 मिनट 15, मतलब 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 60/15 कितना हो जाएगा? 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री में पृथ्वी कितना जाएगी? 4 मिनट जाएगी। ठीक, ये तो मैंने आपको समझा रखा है। तो जब 30 डिग्री का डिफरेंस है ना, तो जाहिर सी बात है कि 15 डिग्री बराबर कितने के? 1 घंटे के। तो 30 डिग्री बराबर कितने घंटे के? 2 घंटे के। ठीक है, ये तो श्योर है, वो हो गया होगा, नेटवर्किंग प्रॉब्लम होती है ना तो आगे पीछे हो गया है ना। क्लियर है एकदम, मामला डन। चलिए, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पश्चिम में कौन सा देश है बताओ? नहीं आज भी हार जाएगा कह रहे हैं। अरे भाई मैं शुरू हो गया का? अच्छा बच्चे बड़ा एक्टिव रहते हैं मैच को लेकर। चलिए, पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान है, बहुत अच्छे। भारत के पूर्व में कौन सा देश है बताओ? 33। म्यांमार और बांग्लादेश। एक मिनट, रुक जाओ। हाँ थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा इसे, क्वेश्चन अभी। इसका जवाब दे दिए थे आप लोग? चलो फिर से दे लो जवाब, क्या दिक्कत है? बोल मर गया है। अगला, भारत की उत्तरी सीमा से कौन से देश लगते हैं? भारत की उत्तरी सीमा से कौन से देश लगते हैं? बताओ सभी लोग बताओ। चीन, नेपाल, भूटान। और सबको बहुत अच्छे से आपको समझा रखा हूँ, और अगर गड़बड़ करते हो तो ये तो आपकी प्रॉब्लम होगी, है ना। बहुत अच्छे से समझाया हूँ सब। समझाया हो ना। यहाँ पर क्या है? कुत्ते के आकार का पाकिस्तान है, जैसे बैठा हुआ कुत्ता हो। इधर अफगानिस्तान आ जाएगा इस साइड पे, यहाँ से चाइना आ जाएगा ये, और ये आपका नेपाल हो जाएगा, ये भूटान हो जाएगा। तो उत्तर में पूछा है तो उत्तर में क्या हो जाएगा? चाइना, और ये हो जाएगा नेपाल, और ये हो जाएगा भूटान। ठीक। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है बताओ? अ, 28। चलो अगला। चलिए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट, भारत का मध्य बिंदु किस राज्य में स्थित है?
चलो 24 आगे करने जा रहे हो, नहीं खत्म हो जाता तो ये 100 लीटर बोल दीजिए, एक और होगा। पता भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। हाँ चलिए, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था भारत के बारे में। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया इंडिया। अब इंडिया में सर जी आज, सर जी आप सेट नहीं करेंगे क्या, देखते हैं अभी जाते हैं सेट। चलिए, तो मैं आप लोगों को क्या बताया था उसमें, मैंने आप लोगों को बताया था भारत के जो लगने वाले पड़ोसी देश हैं, जैसे यहाँ से पाकिस्तान का क्षेत्र आ गया, यहाँ से ये अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर यहाँ से चाइना का क्षेत्र शुरू हो जाता है यहाँ तक, ये यहाँ पर हो जाएगा नेपाल, और ये हो जाएगा भूटान, भूटान, और ये हो जाएगा चाइना, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला भाग जो है ये है म्यांमार का, और इसके नीचे तो बहुत सारे देश है, फिर बहुत सारे देश इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा आप लोग, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने बताया था बांग्लादेश। तो मैंने आपको बताया था कि स्थल से लगने वाले कितने देश हैं, स्थलीय देश कितने हैं, स्थलीय देश बताया था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, कितने हो गए 7 देश, 3 4 5 6 7, और 2 जलीय देश में आपको बताया था, एक तो यहाँ पर बताया था मालदीव, और दूसरा बताया था श्रीलंका, ठीक। फिर आपको बताया था यहाँ पर एक चीज और आपको बताया था कि यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बल्कि इस तरह से ना होकर के ये अंडमान ऐसे है, ऐसे अंडमान निकोबार ऐसे, ठीक। फिर यहाँ से क्या हो जाता है, ये हो जाता है सुमात्रा, जावा, बाली, यहाँ पर बोर्नियो, ठीक है, ये इंडोनेशिया वाला हो जाता है। तो मैं आपको क्या बताया कि इतने देश हो गए 7 ये, और 2 देश हो गए जलीय, जलीय सीमा वाले क्या क्या है, जलीय सीमा वाले 2 बताया था, मालदीव और श्रीलंका, है ना, ये बताया था। प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन शामिल है ना, प्रायद्वीपीय भारत में तो मैं क्या बताया था, प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन शामिल है, तो मैं आपको बताया था कि इसमें क्या क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये प्रायद्वीपीय भारत में शामिल, ठीक है। याद रखिएगा ये किसमें है, प्रायद्वीपीय भारत में, या उपमहाद्वीप में, सॉरी प्रायद्वीप ने उपमहाद्वीप में, ये उपमहाद्वीप में शामिल है, ठीक है, क्लियर एकदम। चलो, तो यहां तक मैं आपको बता चुका हूं। खदीजा क्या है सर, क्या पूछ रहे हो, कह रहे हो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, खदीजा क्या कह रहे हो आप, मैं समझ नहीं पाया, आसिया अख्तर, चलिए, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन, सेट नो कराने, चलिए, बाबा जी हमें भूल तो नहीं गए, सैफ मैं तो नहीं भूला, आप लोग तो मुझे नहीं भूल गए, बताओ, मैं तो नहीं भूला लेकिन आप लोग तो मुझे नहीं भूल गए, सैफ, आनिया से एक ने ट्रिक बताया, ऐसा नहीं हो सकता, देखता हूँ, देखता हूँ भारत की मुख्य भूमि का विस्तार लगभग कितना है बताओ, दीपांशु गल्फ नहीं, अच्छा टीचर भी है मामू भी है ठीक है, चलिए, तो इसका जवाब आ गया, सब लोगों ने दिया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर 57 डिग्री 25 मिनट, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, जबरदस्त। आगे, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है बताओ, नहीं खुशबू ऐसा नहीं होगा, कामयान आज, थैंक यू वेरी मच। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है बताओ, सभी लोग बताओ, 3,82,263 वर्ग किलोमीटर, इसको अप्रॉक्सिमेटली 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर लिखा जाता है, लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो याद रखिएगा 2.4% है, और स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है इसका, 7वां स्थान है, ठीक है। 7 इससे बड़े हैं, कौन कौन से बड़े हैं, रूस बड़ा है, कनाडा इससे बड़ा है, चाइना इससे बड़ा है, यूएसए इससे बड़ा है, और ऑस्ट्रेलिया इससे बड़ा है, ब्राजील इससे बड़ा है ना, ये इससे बड़े हैं। फिर उसके बाद 7वां भारत आ जाता है, भारत,
ठीक है। फिर 8वां कौन सा हो जाएगा? 8वां हो जाएगा मेरे बच्चों अर्जेंटीना। 8वां कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। भारत के बाद कौन सा है? अर्जेंटीना। ठीक, 2.4 हो जाएगा। क्लियर एकदम? चलो नेक्स्ट। भारत की भूमि की सीमा की लंबाई कितनी है? देखो, अब भारत की भूमि की सीमा की लंबाई अगर वहां पर नहीं बताया तो यहाँ पर बता दूंगा, डोंट वरी, आप परेशान मत होइए। इसीलिए तो क्वेश्चन आंसर्स भी करवा देते हैं ना, तो इससे जो चीजें छूट जाती है ना उसको भी बताने में आसान हो जाता है। चलो, अब देखो यहाँ पर अगर कुल सीमा की बात की जाए, भारत की भूमि सीमा मतलब जो जल से नहीं लगती, अब यहां से ये कच्छ की खाड़ी से लेके यहां तक ये तो जलीय सीमा हो जाएगी। इसके ऊपर का पूछ रहा है ना? इसके ऊपर का पूछ रहा है, तो इसके ऊपर ऊपर कौन सा, मतलब ये जो भूमि से लगा है, जो जल से नहीं लगा, किसी ना किसी लैंड से लगा है, ये वाले भाग को ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये वाले क्षेत्र को यहाँ तक, ये ठीक, जो कि किससे लगा, केवल भूमि से लगा है। तो ये कितना है? 15,200 किलोमीटर, ये भूमि वाला है, भूमि सीमा है। लिख लीजिएगा भूमि सीमा, लिख लेना बाबू इसको, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए इसको। सेकंड, अब मैं जलीय सीमा देख लेता हूं, तो यहां से फिर ये क्या हो जाती है, ये जलीय सीमा हो जाती है, ये यहाँ तक जलीय सीमा। जलीय सीमा कितना हो जाएगी? तो ये वाली मुख्य जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ये क्या है? मुख्य जलीय सीमा है, मुख्य जलीय सीमा, ठीक, ये मुख्य जलीय सीमा है, तटीय सीमा ये, ठीक है, 6100। यहाँ पर आइलैंड्स हैं, इधर लक्षद्वीप है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है अंडमान निकोबार, ये वाला क्षेत्र, तो इसकी भी कुछ सीमा होती है। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 1400, कितना हो जाएगा? 7516.6, 6100 माइनस किया गया, कितना आ जाएगा? 6 6 1 14, ठीक है। तो ये वाला कितना होता है द्वीपों का? 1416.6 किलोमीटर, ये द्वीपों की सीमा है, अलग अलग बता दिया हूं, द्वीपों की सीमा है, ठीक है बाबू, ये द्वीपों की सीमा है, तटीय सीमा है, लिख दिया हूं सामने, लिख लेना इसको आराम से, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। अब इसको पूरा अगर हम ऐड कर दें, पूरा जोड़ दें, तो भारत की संपूर्ण सीमा आ जाएगी, अगर पूरा हम ऐड कर दें इसको, तो अब देखिएगा 0006 6 ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसको जोड़ते हैं 6, इसको जोड़ते हैं 1, ठीक, अब ये कितना बचेगा? 2 1 3 और 3 4 7 6 5 6 11 1 12, 12 की 2 1 1 2। अगर टोटल देखा जाए भारत की सीमा तो कितनी हो जाएगी? टोटल कितनी हो जाएगी? बताओ, टोटल भारत की सीमा कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों? टोटल भारत की सीमा कितनी हो जाएगी, मतलब जलीय सीमा सब लेके पूरी बाउंड्री कितनी हो जाएगी भारत की? 22,716.6 किलोमीटर टोटल। इसमें से जो मुख्य भूमि सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, ये वाली जो ग्रीन से है, फिर व्हाइट वाली 6100 मुख्य जलीय सीमा है ये वाली, और ये द्वीपों की जलीय सीमा है ये वाली, और टोटल मिला गया तो 22,716 किलोमीटर आ गया। आराम से लिख लेना, कभी भूलेगा नहीं, आराम से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। हो जाएगा ना बाबू? हो जाएगा ना? बोलो एक बार, क्या हुआ नगमा खातून, क्या हुआ मेरे बच्चे? मिल जाएगी, बस मेरी क्लास के बाद मिल जाएगी आपको, नहीं बाद में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत, समझ में आ गई इतनी सी बात, मैं ये कह रहा हूं, इतनी सी बात समझ गए आप लोग, ठीक है। मुख्य भूमि का मतलब होता है जहां पर पांच जलीय क्षेत्र नहीं है उसके ऊपर का क्षेत्र मुख्य भूमि। फिर जलीय क्षेत्र मतलब मुख्य जलीय क्षेत्र ये वाला है जिससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी लगते हैं, ये वाला। फिर द्वीपों वाला ये है, सबको ऐड कर देंगे तो भारत की कुल सीमा आ जाएगी टोटल, ठीक। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य भूमि सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत का समुद्री तट लगभग कितना लंबा है? बताओ, समुद्री तट कितना लंबा है? अभी अभी बताया हूं, तो समुद्री तट में दोनों आ जाएंगे, द्वीपों सहित आ जाएगा, ठीक। तो 6100 किलोमीटर प्लस 1416.6 किलोमीटर, द्वीपों सहित पूरा, ये कितना हो जाएगा? 0.6 5 और 7 75 16.6 किलोमीटर, ये वाला हो जाएगा, पूरा जलीय समुद्री क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक है। आगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताओ। अब देखो, मैंने दो बताया था आपको दक्षिणतम बिंदु, एक कन्याकुमारी मुख्य भूमि में, लेकिन अगर इस तरह से पूछा है तो आप इंदिरा पॉइंट लगाइएगा जो अंडमान निकोबार में है, ठीक, अंडमान निकोबार में। भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? मैं आपको बताया था, उत्तरतम बिंदु कहां है? जम्मू कश्मीर में है, जिसका नाम क्या दिया था? इंदिरा कॉल। क्या नाम दिया गया था? इंदिरा कॉल, ठीक है। चल, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, भारत का मानक समय रेखा कितना है? तो भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री है, ईस्ट मतलब पूरब, पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री, कितना हो जाएगा? 82.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? बताओ। तो 8 राज्य, सॉरी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताओ। तो आप कहोगे सर गोवा है, कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, ओके। आगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। आगे, भारत के पूर्वी छोर पर कौन सा राज्य है? सबसे पूर्वी छोर पर कौन सा है? तो मैं बताया था आपको, बना के बताया था मैप में, क्या हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, सबसे पूर्वी भाग में कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। भारत के पश्चिमी छोर पर कौन सा राज्य है? सबसे पश्चिम में कौन सा पड़ेगा? गुजरात में गौर माता बताया था, क्या बताया था? गुजरात में गौर माता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना बताया था? तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 33 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यहाँ पर होगा, यही हो जाएगा ये, ठीक। आगे, भारत का देशांतरी विस्तार कितना बताया था? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से कितना? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये बताया था, है कहीं पे? ये है, ठीक है। चलो आगे, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, लगभग 4000 किलोमीटर लगती है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। लोग चीन को सोच लेते हैं लेकिन चीन का नहीं लगता, किसका लगता है? बांग्लादेश का लगता है, ठीक। आगे, भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले सूर्योदय दिखता है? तो जो सबसे पूरब में होगा वहीं पे सबसे पहले सूर्योदय होगा, है ना। जो पूरब में होगा वहीं पर सबसे पहले सूर्योदय होगा, और सबसे पूरब में कौन सा है ना। चलो, तो सबसे पूरब में कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्लियर है जी। अच्छा,
आगे, भारत का कौन सा राज्य सबसे अंतिम सूर्यास्त देखता है? जो सबसे पश्चिम में होगा वहां पर अंतिम सूर्यास्त होगा। बताओ, आप लोग अभी सवाल कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं, है ना? गुजरात बताया हो ना, गुजरात में सबसे पूरा पश्चिम में कौन है? गौर माता है। ठीक है, आगे, भारत की राजधानी दिल्ली का देशांतर लगभग कितना है? बताओ, दिल्ली का देशांतर लगभग कितना है? तो आप बोलोगे सर दिल्ली का देशांतर लगभग कितना होगा? 80 डिग्री पे, 80 डिग्री ईस्ट पे, 77 नहीं 80 डिग्री ईस्ट पर। भारत की मुख्य भूमि किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत का मुख्य भूमि किस गोलार्ध में है? तो उत्तर और पूर्वी, सर उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर और पूर्वी। मैंने निकाल के भी आपको दिखाया था, तो यहाँ पर आया था। और ये कौन सी डायरेक्शन है? ये उत्तर पूर्व है, निकाला था, आपको दिखाया था इसमें ग्लोब के अंदर। ठीक, भारत के दक्षिणी भाग से होकर कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? भारत के दक्षिणी भाग से होकर कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? तो देखो मेरे बच्चे, शून्य देशांतर तो हो नहीं सकता, भूमध्य रेखा वो भारत के नीचे से गुजरती है, वो तो हो नहीं सकती। मकर रेखा है नहीं, कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलो, भारत में कितने राज्य कर्क रेखा को छूते हैं? तो बताओ कौन कौन से हो जाएंगे? कौन कौन से हो जाएंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 2 2 4 5 6 और त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 8 राज्य। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम। मित्र मित्र पर गमछा झार। चले, ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है भारत का? बताओ, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आप कहेंगे सबसे दक्षिणी राज्य कौन पड़ेगा? केरल पड़ेगा, वो तमिलनाडु पड़ेगा। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? बताओ, जो पड़ोसी देश है भारत के। तो यहाँ पर स्थल वाले बताना है आपको, स्थल वाले। स्थल वाले कितने मेरे बच्चों? 7 हैं। स्थल वाले कितने? 7 हैं। भारत के कौन से द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में कौन से है? तो आप कहोगे सर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताओ, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। चलो सभी लोग बताओ, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। इसका सवाल का जवाब आप लोग देंगे, सभी लोग बताएंगे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में है? इंदिरा पॉइंट। चलो, तो इसमें क्या हो जाएगा? निकोबार में। इसमें हो जाएगा निकोबार में। भारत का भौगोलिक केंद्र कहां स्थित है? तो भारत का भौगोलिक केंद्र कहां है? भोपाल में। भारत की पूर्वी सीमा किस देश से नहीं लगती? पूर्वी सीमा, भारत की पूर्वी सीमा किस देश से नहीं लगती? तो भैया देखो, म्यांमार भी लगता है, चीन, नेपाल, पाकिस्तान नहीं लगता, ये पश्चिम से लगता है। ठीक, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? बताओ, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? बोलो, तो भारत के दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर हो जाएगा। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे, भारत का कौन सा राज्य भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा राज्य? बताओ, सभी लोग जवाब देंगे, मैं सबका जवाब देख रहा हूं भाई। बताओ, बी, तमिलनाडु, वेरी गुड, बहुत अच्छे। श्रीलंका भारत के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है? देखता हूं इसका कौन जवाब देते हैं। चलो, अब बताता हूं, मलक्का जलडमरू मध्य ये है सुमात्रा और जावा के बीच में। सुमात्रा और मलाया द्वीप, मलाया द्वीप के बीच में है। पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका और भारत के बीच में है, श्रीलंका और भारत। ठीक है, और मूल जल संधि जो है ये कहां पे है? ये फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी के बीच है। ठीक, जिब्राल्टर जल संधि कहां है? जिब्राल्टर जल संधि ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है। ठीक है, तो ये सबके मैंने नाम लिख दिया है यहाँ पर। साइड प्लीज, चलिए ठीक है, हो जाता हूँ साइड। अब मैं प्यारे बच्चों एक चीज और क्लियर कर दूं यहाँ पर, जल डमरू मध्य, स्थल डमरू मध्य, मध्य ये क्या होता है ना? तो इसको भी मैं समझा देता हूँ कि जल डमरू मध्य का मतलब ये होता है बाबू, जैसे कोई बड़ी जलराशि जल का ये है, कोई जलीय क्षेत्र ये बड़ा सा क्षेत्र है, और एक पतली सक्रिय जल के माध्यम से दूसरे क्षेत्र के जलीय भाग से ये जुड़ा है। तो जो ये जलीय भाग है पतला वाला ये क्या करती है? दो बड़ी जलराशियों को आपस में जोड़ती है, तो बड़ी जलराशियों को आपस में जोड़ती है और दो स्थल खंडों को अलग करती है, स्थल खंडों को अलग करती है।
ठीक है, ये होता है जल डमरू। अब इधर पानी, यहाँ पर भी पानी है पूरा, यहाँ पर भी पानी है, इधर भी पानी है। ये बड़ी जलराशियों को आपस में ये सकरा क्षेत्र जोड़ रहा है, तो ये जल संधि हो जाएगा, जल डमरू मध्य। क्या बोलेंगे इसको? जल डमरू। डमरू की तरह ना, जल डमरू मध्य। और इस साइड पे क्या होगा? लैंड होगा। इधर क्या होगा जी? इधर होगा लैंड, ध्यान रखिए। इधर क्या हो जाएगा? इधर लैंड हो जाएगा। और इस साइड पे भी लैंड होगा, सॉरी, इस साइड पे भी क्या होगा? इधर भी लैंड होगा, ये पूरा, ये इधर भी लैंड होगा। तो ये इधर दो लैंड हो गए, है ना? और ये दोनों लैंड के बीच में ये जल डमरू है, ये जल, तो इसको क्या बोलेंगे? जल डमरू। स्थल डमरू मध्य क्या होता है कि देखो, ये एक जलराशि है, सॉरी, एक ये जलराशि है, या ये कोई एक स्थल है, ये मान लिया कोई स्थल है, और ये कोई पतला सा रास्ता है, और इधर भी कोई स्थल है, बड़ा सा स्थल खंड है, ये, ठीक है? तो ये इस तरह से हो गया। अब इनके दोनों साइड पे यहाँ पर जल भरा हुआ है, इधर भी पूरा जल है, इधर भी पूरा जल है। तो ये सकरा सा जो रास्ता होता है, स्थल आपस में जुड़े होते हैं, तो इसे बोलते हैं स्थल डमरू मध्य। स्थल डमरू मध्य मतलब क्या है कि दो बड़े स्थल खंडों को आपस में जोड़ता है ये, और दो बड़ी जलराशियों को अलग करता है। और ये क्या किया था? दो बड़ी जलराशियों को आपस में जोड़ता है। देखो, ये जलराशि जुड़े, स्थल को इसने अलग कर दिया। तो समझ गए ना? जल डमरू मध्य, स्थल डमरू मध्य। बताओ, स्थल डमरू मध्य और जल डमरू मध्य समझ गए दोनों? बताओ मेरे बच्चों, बताओ तुरंत, दोनों को समझे? चलिए ठीक है, ये बात समझे कि नहीं तुम लोग? स्थल डमरू, जल डमरू अपोजिट होते हैं एक दूसरे, ठीक? चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? अब देखो, जानते हो जो ग्रीनविच समय है वो 0 डिग्री देशांतर पर है। कितने डिग्री देशांतर पर है? 0 डिग्री। और भारत कितने पे? 82.5 डिग्री पर है, ठीक है, ईस्ट पे। तो आपको पता है कि 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगते हैं, है ना? तो 0 से 82 में पूरब में है तो समय आगे रहेगा, पश्चिम में समय पीछे रहेगा। तो अगर यहाँ पर 0 डिग्री पर 12 बजे हैं दोपहर के, तो यहाँ पर क्या समय होगा? तो अब आप समझ लीजिए, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री है। तो 82 गुणे 4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 और 4 8 32, ये हो गया 3228। ये क्या आ गया? मिनट आ गया, मिनट। इसे घंटे में बदलते हैं, ठीक? इसमें बदलते हैं घंटे में। तो 28 मिनट को हम अलग कर लेते हैं, अभी अलग से रख लेते हैं 28 मिनट को, ओके? और ये 300 को हम डिवाइड कर लेते हैं 60 से। 60 मिनट बराबर 1 घंटे के, तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 5 घंटा ये आ गया। 28 मिनट ये है, और तो 82 निकाला है, तो 1/2 का कितना हो जाएगा? ये अगर 1 डिग्री में 4 है तो 1/2 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 28 2 30 हो जाएगा। कितना? 28 2 30, तो 5 घंटा 30 मिनट कितना हो जाएगा? 5 घंटे 30 मिनट हो जाएगा, समझे? तो ये कितना समय यहाँ से आगे होगा? ये वाला भारत का समय कितना आगे होगा? ये 5 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट आगे होगा भारत, ठीक है? ये भारत है, और ये क्या है? ये ग्रीनविच लंदन है, ग्रीनविच लंदन। तो लंदन से भारत का समय कितना आगे होगा? 5:30। तो 12 अगर यहाँ बचे तो यहाँ पर शाम के क्या बचेंगे? 5:30 बजेंगे। यहाँ पर क्या बजेंगे? अगर दोपहर के 12 बजे तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे, ठीक? तो 5 घंटे 30 मिनट क्या होगा जी? आगे होगा। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे, भारत के दक्षिण में कौन सा द्वीप राष्ट्र स्थित है? कौन सा द्वीप राष्ट्र स्थित है बताओ? भारत के दक्षिण में, तो भारत के दक्षिण में कौन सा है? श्रीलंका है। द्वीपीय राष्ट्र पूछा है ना, वो कौन सा हो जाए? मॉरिशस हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कब समुद्र में डूब गया, है ना? तो 2004 में सुनामी आई थी, तभी डूब गया था जी, ठीक है? भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर किस राज्य में है? सबसे पश्चिम वाला देशांतर कहाँ होगा? 68 डिग्री वाला, तो वो गुजरात में होगा। कहाँ होगा? 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ होगा? गुजरात में होगा, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। लेफ्ट, भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? मतलब उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो आपने देखा ये 3214 किलोमीटर है। अब पूरा पश्चिम कितनी है ये वाली? 2933 किलोमीटर है ना? तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 3200 दिया, 14 नहीं दिया, कोई बात नहीं, किसी को लगा लो 3200, ठीक है? क्लियर एकदम? चलो, भारत की पूर्व पश्चिम चौड़ाई कितनी है? तो अभी बताया मैं 2933 किलोमीटर। तो 2933 यहाँ दिया है, ये 2933 किलोमीटर दिया है यहाँ पर। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम अभी बताया ना ये वाला कितना है? 2933 किलोमीटर है। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। आगे, भारत का सबसे निकटतम समुद्र कौन सा है? भारत के पास कौन सा समुद्र है? तो आप कहेंगे भारत का सबसे निकटतम समुद्र तो यही है, हिंद महासागर, ठीक? भारत किस प्रकार का देश है बताओ? तो भारत कैसा देश है? स्थलीय देश, ये तो होता ही है। द्वीपीय, स्थलुद्र नहीं, प्रायद्वीपीय देश है। भारत का क्या है? भारत किसमें है? प्रायद्वीप में है। भारत किसमें? यहाँ पर पूरा जल भरा हुआ है। भारत प्रायद्वीपीय देश है ना? भारत कैसा देश है जी? प्रायद्वीपीय देश है, ठीक? भारत कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश है भारत, ओके? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे, भारत का समय क्षेत्र 1 क्यों रखा गया है? बताओ, ये क्वेश्चन पे आप लोग जवाब दोगे, सोच समझ लो अच्छे से। इस क्वेश्चन पर आप लोग जवाब दोगे, बताओ। हाँ, तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। इस क्वेश्चन का जवाब दो, भारत का समय क्षेत्र 1 क्यों रखा गया? नवरत्न का तबीयत बहुत खराब है, क्या हो गया मेरे बच्चे? प्रशासनिक सुविधा के लिए, जनसंख्या कम होने के कारण, आर्थिक कारणों से, जलवायु कारणों से, बताओ। देखता हूँ कौन सही से जवाब देते हैं। हाँ, खदीजा का जवाब बहुत शानदार, अफसाना खातून का जवाब, भारती कुमारी का जवाब बहुत बढ़िया है। चलिए, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए ये एक समय रखा गया इसका, ठीक है? चलो, भारत की उत्तरी सीमा कौन बनाती है? उत्तरी सीमा, भारत की उत्तरी सीमा कौन बनाता है? तो भैया सतपुड़ा तो बनाएगी, वाली भी नहीं बनाएगी, ये भी नहीं बनाएगी, तो हिमालय पर्वत ही बनाएगा ना। उत्तर उत्तर में है खड़ा हिमालय, दक्षिण में लहराता सागर, उत्तर में कौन सा हिमालय है हमारा? भारत का सबसे उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी राज्य बताना है। मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो आप सबको पता है कि हमारा सबसे उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है जी? अरुणाचल प्रदेश है। सबसे हमारा उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? तो किसके साथ लगती है सबसे लंबी सीमा? बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है?
भारत और अफ्रीका के बीच कौन सा जल क्षेत्र है? बताओ। भारत और अफ्रीका के बीच। अब देखो इसीलिए कहता हूं कि मैपिंग कितनी जरूरी है मेरे बच्चों, है ना? मैपिंग क्यों इतनी जरूरी है? यही चीज है कि मैपिंग के बिना आप चीजों को नहीं कर पाएंगे, है ना? अब देखो ये है भारत, ये है भारत, और ये क्या है? ये है अफ्रीका, ठीक है? ये है अफ्रीका। मेरे बच्चों ये बीच में यहाँ पर क्या भरा हुआ है? बताओ यहाँ पर क्या भरा है? सभी लोग जानते हो यहाँ पर क्या है? चलो जवाब दो, सभी लोग जवाब दोगे, बोलो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? ये कौन सा है? अफ्रीका और भारत के बीच क्या है ये? तो आप बोलोगे सर ये अरब सागर है। क्या ये? अरब सागर, है ना? क्या है? अरब सागर। क्लियर? हिंद महासागर नहीं है, हिंद महासागर का तो क्षेत्र है, हिंद महासागर का ही भाग है ये, लेकिन यहाँ पर इसको नाम क्या देते हैं? अरब सागर। अगर अरब सागर ऑप्शन में ना होता तो हम हिंद महासागर लगा देते, कोई डाउट नहीं है उसमें, है ना? लेकिन यहाँ पर अरब सागर ऑप्शन में दिया है, तो हम किसके साथ जाएंगे? अरब सागर के साथ। ठीक, क्लियर है? बंगाल की खाड़ी सालिया परवीन यहाँ पर है, बंगाल की जो खाड़ी है वो यहाँ है, ये है बंगाल की खाड़ी, ये वाला क्षेत्र, ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, भारत का कौन सा केंद्र राज्य में है? कौन सा मतलब भौगोलिक केंद्र किस राज्य में है? तो भैया भौगोलिक केंद्र अभी हम भोपाल देखे थे, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ देखे थे जी? भोपाल देखे थे हम लोग, है ना? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ देखे थे? भोपाल। भारत का कौन सा भाग त्रिकोणाकार दिखाई देता है, जो त्रिभुज में दिखाई पड़े? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। भैया पश्चिमी भाग तो दिखता नहीं, उत्तरी भाग भी नहीं दिखता, पूर्वी भाग नहीं दिखता, दक्षिणी भाग दिखता है। दक्षिणी भाग क्योंकि हम इसको ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे, तो ये कैसे दिखता है? त्रिकोण की तरह दिखता है, त्रिभुज की तरह, ठीक है? भारत के समुद्री तट से कितनी दूरी तक भारत का अधिकार क्षेत्र है? तो भैया समुद्र तट से कितना दूरी होता है? 200 नॉटिकल मील होता है, 200 किलोमीटर तक, ठीक है? अगला है, भारत की भौगोलिक स्थिति किस दृष्टि से अनुकूल है? बताओ किस दृष्टि से अनुकूल है? भारत की भौगोलिक स्थिति किस दृष्टि से अनुकूल है? तो आप बताएंगे सर ये कृषि के लिए बहुत अच्छा है, कृषि प्रधान देश है ना। भारत को एशिया का उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? जनसंख्या अधिक होने के कारण, इसका विशाल भौगोलिक आकार, पर्वतों से घिरा होने के कारण, विविधता के कारण। तो भारत को एशिया का उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विविधताएं बहुत है ना। चलिए, तो आज हम लोगों ने क्या कर लिया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए, ऑब्जेक्टिव किए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स किए, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास हमारी क्या हो जाएगी? सब्जेक्टिव की हो जाएगी। ओके, अगली क्लास क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें बेहतरीन तरीके से। 500 मेरा नाम नहीं ले रहे हैं सर। अरे ले आओ बाबू, शुरू में ले आओ 500। चले सर जी गए थे नहीं फरजीना परवीन में मिला नहीं जाता, है ना? पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? ऑब्जेक्टिव किया थे ना, क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव आंसर्स कहते हैं, आंसर्स, ठीक है? पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव किए थे, आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्टिव के लिए। चलिए, तो क्या भारत में एक से ज्यादा मानक समय की जरूरत है? अगर हाँ तो आपको ऐसा क्यों लगता है? बताओ, बोलो। चलिए, अब हम लोग इस आंसर को फ्रेम करते हैं, कैसे लिखेंगे? अंजलि बिल्कुल, बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ गया है। चलो, अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि जब मानक समय की बात करते हैं तो पहले यहाँ पर अगर हमें टाइम मिले तो हम तुरंत एक मैप बनाते हैं, ठीक है? एक मैप हमने बना लिया इंडिया का, सभी लोग बना लिया। चलो, अब देखो मेरे बच्चों, ध्यान देना, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार, विस्तार कितना है भारत का? बताओ, सभी लोग बताओ। तो आप कहोगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये देशांतरी विस्तार, यही है ना बाबू? चलिए बहुत बढ़िया। अब इस देशांतरी विस्तार को यहाँ पर देखते हैं, तो इसका मतलब सबसे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये 68 डिग्री 7 मिनट का ईस्ट, और ये वाला जो पॉइंट है अंचल वाला, ये 97 डिग्री 25 मिनट का है, ठीक? अब देखना, और मान लिया हमने कि यहाँ पर ये 0 डिग्री है, ग्रीनविच, ग्रीनविच के इस साइड ईस्ट होता है, इस साइड वेस्ट होता है। सूर्योदय किधर से होता है ये बताइएगा, एक बार सभी बच्चे बताएंगे। कृष्णा जी स्वागत है बाबू, बहुत बढ़िया बॉय, बहुत अच्छा। मेरे बच्चे, मैं हर बच्चे को चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा करे, मुझसे बेहतर करे मेरे भाई, है ना? मुझसे बेहतर करे, तभी तो मुझे गर्व होगा कि हाँ ये मेरा बच्चा पढ़ा है। अभय यादव जी गुड मॉर्निंग। तो अब आप लोग देखिएगा कि अगर 0 डिग्री के इस साइड पे ईस्ट है और आपको पता है कि सूर्योदय किधर होता है? पूरब में होता है, सबको पता है। तो ये पूरब है, तो अगर सूर्योदय यहाँ पर होगा, मान लीजिए यहाँ पर सूर्योदय हुआ, तो सूर्य की पहली किरणें यहाँ पर पड़ेंगी कि यहाँ पर पड़ेंगी? आप मुझे बताओ। सूर्य की पहले किरणें अरुणाचल में पड़ेंगी कि सबसे पहले गुजरात में पड़ेंगी? कमेंट नाउ प्लीज, सभी लोग कमेंट करेंगे। सूर्य की पहले किरणें अरुणाचल में पड़ेंगी कि गुजरात में पड़ेंगी? बताओ। तो आप कह रहे हो कि अरुणाचल में पड़ेगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पता है विश्व में एक सम्मेलन हुआ था मेरे बच्चे, इसको मैं अभी समझाता हूँ। विश्व में एक बैठक हुई थी, बैठक टाइम जोन को लेकर के, टाइम जोन को लेकर के, जोन को लेकर, और इस टाइम जोन को लेकर के जो बैठक हुई, उसमें ये डिसाइड किया गया, क्या डिसाइड किया गया? क्या डिसाइड किया गया मेरे भाई? बताओ, क्या डिसाइड किया गया? डिसाइड किया गया कि हाँ, कि आधे घंटे के डिफरेंस में, मतलब 30 मिनट के डिफरेंस में टाइम जोन का निर्धारण किया जाएगा, टाइम जोन का निर्धारण किया जाएगा, निर्धारण, ठीक? कितने में? 30 मिनट में
हम निर्धारण करें। 2 घंटे का अंतर है ना परिजीना, बिल्कुल। ध्यान से देखना, सर छठ पूजा का प्रसाद खा लीजिए, बिल्कुल शिशु खिला दीजिए, आपका भाई तैयार है ना? अब देखो क्या बताया कि 30 मिनट टाइम ज़ोन का निर्धारण किया गया। अब आपको पता है कि 15 डिग्री बराबर कितने घंटे के होता है? तो आप कहेंगे सर 1 घंटे के होता है। तो 30 मिनट बराबर कितने घंटे का हो जाएगा? 30 मिनट मतलब आधा घंटा हो गया, तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7.5 डिग्री। बताइएगा, अगर आपको जो चीज़ समझ में ना आए मुझे बिल्कुल बताइए। 15 डिग्री बराबर कितने घंटे के मेरे बच्चे? आइए सद्दाम सर आइए। आइए, आइए स्वागत है। आपको सद्दाम सर से मिलाता हूँ। हाँ, हाँ। आ जाओ, आ जाओ। सर आप बहुत, बहुत, बहुत मस्त पढ़ाते हैं। अरे मेरे बच्चे शहनाज बेगम। 17.5 नहीं आकृति 7.5 7.5 कैसे हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा ना? भाई 15 डिग्री बराबर 1 घंटे के। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए 1 घंटा ना, तो आप इसको लिख लो 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 घंटा के, ठीक? तो 60 मिनट बराबर 15 डिग्री हो गया, तो 30 मिनट बराबर तो 15 का आधा, 7.5। अब क्लियर हो गया? क्लियर है ना मेरे बच्चे? अब देखो, अगर 7.5 डिग्री में आइए सद्दाम सर आइए, आइए, आइए। सद्दाम सर का वेलकम कीजिए भाई। सद्दाम सर का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन है। मॉर्निंग सारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक, मस्त। बाला जा कि ना? अच्छा जी, बढ़िया, हाँ? हाँ। शिशु ये तुम्हारा गलत कमेंट तो हम नहीं हम तो चाहते हैं लेकिन हाँ, भाई पढ़ाई करो, मस्त रहो। सर एक मोटिवेशन कोई जारी हो जाए या तो हाँ, शहनाज बेगम चलिए सर, और मेरे दोनों फेवरेट सर हाँ, शुक्रिया भाई, क्या? हाँ, हो जाए ना सर बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। चलिए हो जाता है, हो जाए सर फिर। जी, जी। हाँ, बिल्कुल। अल्लामा इकबाल का ये एक शेर है, जी, जी। वही मैं याद कर रहा हूँ, वही सुना दूँ तुमको। हाँ, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको तो दरिया, दरिया तो तो समंदर। समंदर तलाश कर, मिल जाए 1 मिनट थोड़ा-सा भूल रहा हूँ शेर असल में पे तालियाँ बजाएँगे, एक आत्मा सर पे हो जाए जो हाँ, बोल अच्छा सकता आत्मा सर पे, हाँ, आत्मा सर पे तो बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ, वो तो कन्फर्म है कि ऐसे रह गुज़र को रहबर मैंने कह दिया, कि ऐसे रह गुज़र को रहबर मैंने कह दिया, ज़िंदगी का मकसद मिलके समझ गया, ज़िंदगी का मकसद मिलके समझ गया, बहुत दूर था मैं हकीकत की इस दुनिया से, सर ने मेरा रास्ता ही बता थैंक यू वेरी मच सर। क्या बात है सर, क्या बात! देख रहे हैं सर को, बहुत छुपे रुस्तम है, माशाअल्लाह, दिया। माशाअल्लाह। ठीक बहुत है सर, सर, ओके सर। ओके सर। चलिए आइए, देख रहे हैं सद्दाम सर को? हालाँकि पूरा दिन सुनाते रहे अगर वो हो जाए तो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने कहा कि 7:30 पर 30 मिनट हो गया। अब आप सोचो मेरे बच्चे, आप सोचो क्या भारत में एक से अधिक टाइम ज़ोन की ज़रूरत है? आइए यहाँ पर। क्योंकि इनके दोनों के बीच तो लगभग 2 घंटे 30 डिग्री देशांतर मतलब 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है और आधे घंटे पर टाइम ज़ोन निर्धारित हो रहा है। तो इसका मतलब कि एक से अधिक तो यहाँ पर टाइम ज़ोन चाहिए, है ना? एक से अधिक टाइम ज़ोन तो यहाँ पर चाहिए। केशव कुमार जी 12 फरवरी में चलेगा, है ना? तो एक से अधिक यहाँ पर टाइम ज़ोन आपको चाहिए। अब आप इसके किसके 7.5 का जो मल्टीपल है, इसके मल्टीपल पर मल्टीपल मतलब कि इसके गुणज पर आप टाइम ज़ोन निर्धारित करेंगे, है ना? इसके गुणज पर 7.5 पे, फिर 15 पे, फिर 22.5 पर, इस तरह से निर्धारित होगा, इसके गुणज पर। ठीक? जैसे 7.5 हो गया, सॉरी, जैसे 7.5 है, फिर अगला 7.5 पे फिर से होगा, तो 15 हो जाएगा। फिर अगला 7.5 पे हो जाएगा, तो 22.5 पे होना चाहिए, है ना? फिर अगला पड़ेगा, तो इसी तरह 7.5 जुड़ता जाएगा ये। ठीक? तो भारत में इस तरह से तो बिल्कुल सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। भारत में तो 4 टाइम ज़ोन चाहिए सर इस तरह से तो। बिल्कुल मेरे बच्चे, एक से अधिक टाइम ज़ोन भारत में चाहिए, सैल्यूट है तुम्हें। तो अब देखो जैसे ये है, अगर इसमें 7.5 मैं जोड़ दूँ, अगर इसमें 7.5 जोड़ दूँ, तो लगभग यहाँ पर आ जाएगा 75 डिग्री। ध्यान से देखना, कितना आ जाएगा जी? अगर मैं 7.5 जोड़ दूँ, तो लगभग यहाँ पर आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक? और अगर यहाँ से पीछे हटता हूँ, क्योंकि इधर आना पड़ेगा तभी तो बीचों-बीच आएँगे, तो 7.5 अगर घटा देंगे तो लगभग 89, तो 89 लगभग यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि जब पश्चिम आएँगे तो ये घटता जाएगा ना, 0 की तरफ आएँगे तो ये घटता जाएगा, दूर दूर जाएँगे तो 180 की तरफ जाएगा, तो जब पीछे आएँगे तो ये घटेगा, इधर आगे जाएँगे तो ये बढ़ेगा। अब ये हो गया, अब दोनों के बीच में कितना मिलेगा? तो दोनों के बीच में यहाँ पर मिलेगा 82.5 डिग्री। कितना मिलेगा? 82.5 डिग्री, जो वर्तमान में हमारे देश का टाइम ज़ोन है। कितना है? 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री भारत का मानक समय है। भारत का मानक समय है। भारत का मानक समय है। ठीक? ये बीचों-बीच मिल गया। क्या मिल गया? ये बीचों-बीच मिल गया आपको। ठीक? लेकिन प्रश्न ये है कि क्या एक से अधिक टाइम ज़ोन की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है मेरे बच्चे। कम से कम 2 टाइम ज़ोन तो चाहिए ही चाहिए। 1 2 3 3 तो कम से कम चाहिए ना, 1 2 3 तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम अपने देश की व्यवस्थाओं को सही रूप से संचालित करने के लिए एक ही टाइम ज़ोन निर्धारित किए हैं जो प्रशासनिक रूप से है, वही टाइम हर जगह माना जाता है। अब अगर सूर्योदय यहाँ पर 6 बजे हुआ है ना? तो यहाँ पर कितने बजे होगा? यहाँ पर 8 बजे होगा। 2 घंटे लेट जाएगा यहाँ पर। अगर सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे हुआ है, तो गुजरात में कितने बज जाएँगे? 8 बजे होगा। और जब यहाँ पर 8 बजेंगे तो लगभग यहाँ पर 10 बजे का समय होगा। सोचिए आप, जब यहाँ पर 6 बजे हैं, तब यहाँ पर कितना टाइम उस समय हो रहा होगा? 4 बज रहे होंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर 6 बजे हैं, तो यहाँ पर 4 बजेंगे। अब जब यहाँ पर 8 बजेगा, यहाँ पर क्या बजेगा? 8, जब यहाँ 8 बजेगा, तब यहाँ पर सूर्योदय होगा 6 बजेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? मैं फिर से बता रहा हूँ। जब यहाँ पर 6 बजे सूर्योदय हुआ, तो उस टाइम पे गुजरात में क्या होगा? 4 ही बज रहे होंगे। क्योंकि सूर्योदय तो होगा नहीं, 4 ही बज रहे होंगे। लेकिन जब यहाँ पर 8 बज रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश में जब 8 बज रहा होगा, उस समय गुजरात में कितना बजेगा? 6, और तब यहाँ पर सूर्योदय होगा। मतलब 8 बजे की धूप यहाँ पर होगी, तब यहाँ पर गुजरात में क्या होगा? सूर्योदय होगा। 2 घंटा क्यों? पापा मैं समझ नहीं पाया। मेरे बच्चे 30 डिग्री बराबर कितना होता है? 2 घंटे होता है। 30 डिग्री बराबर कितना होगा मेरे बच्चे? 2 घंटे होता है। अब सूर्योदय जब इधर से होगा, पृथ्वी ऐसे घूमती है पश्चिम से पूर्व, तो पहले तो सूर्योदय यहाँ पर होगा। अब जब सूरज ऊपर चढ़ जाएगा, 8 बज जाएंगे, तब यहाँ पर जाके क्या दिखाई पड़ेगा? सूर्योदय दिखाई पड़ेगा। ठीक? बुझाया कृष्णा? समझ में आई बात यहाँ तक? चलो, अभी समझ गए होंगे आप लोग। यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है देखो, कि हाँ, मुझे लगता है कि भारत में एक से ज़्यादा मानक समय की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में पूर्वी पश्चिमी भागों के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर है। गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। गुजरात में क्या होगा? सूर्योदय 2 घंटे पहले हो जाएगा।
ठीक है? ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी झुकी है और पूर्व से पश्चिम घूम रही है, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है। इसलिए घूमते समय दुनिया के पूर्वी हिस्से पश्चिमी हिस्सों की तुलना में सूर्य की किरणें पहले प्राप्त करते हैं। तो अरुणाचल पहले सूर्य की किरणें प्राप्त करेगा, फिर उसके बाद गुजरात प्राप्त करेगा। अमेरिका, कनाडा, रूस जैसे कई देशों में एक से ज्यादा मानक समय, क्योंकि उनका देशांतरी विस्तार बहुत बड़ा है। भारत का देशांतरी विस्तार भी लगभग 30 डिग्री का है, इसलिए एक से ज्यादा मानक समय का इस्तेमाल करना उचित होगा। समझ गए? एक से अधिक मानक समय हमें करना जरूर होगा, है ना? उचित होगा। ये हो गया आपका आंसर। आगे देखिए, भारत की लंबी तटरेखा होने के क्या निहितार्थ है, क्या फायदे हैं बताओ? भारत की लंबी तटरेखा होने के क्या फायदे हैं? भाई भारत की लंबी तटरेखा होने सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नगमा खातून आपको क्या नहीं समझ में आया? आप मुझे ये बताइए। आपको एक-एक पॉइंट बिल्कुल हाथ पकड़ के समझा रहा हूँ, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, है ना? आपको बिल्कुल इत्मीनान से समझा रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया ये नहीं बताएँगे आप? प्लीज़ बताइए। ये तो क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं ना आप? क्वेश्चन आंसर को कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ, है ना? नगमा बताइए, बताइए, बताइए। आपने कहा कुछ भी समझ नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैं रटाता तो हूँ नहीं, पहली बात तो ये। केमिस्ट्री से हार्ड है। अरे भैया सर जी हमें समझ आ गया। केमिस्ट्री से हार्ड है क्या मतलब है ये? अरे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो सब कुछ इसमें है। हाँ, मोटो गाय। ये तो ऑफ ही है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या पूछा, क्या लंबी तटरेखा जरूरी है आपके लिए? अब आप लोग बताइए, यहाँ पर नहीं बताता हूँ, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि जो ये लंबी तटरेखा है भारत की, ये कहाँ क्यों फायदेमंद है बताओ? यहाँ पर समुद्र है, इधर वो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। ठीक? अब ये तटरेखा क्यों फायदेमंद है? क्योंकि दूसरे देशों से व्यापार के लिए आपको किसी देश पर डिपेंड नहीं रहना। चाहे यूरोप से व्यापार करिए, चाहे है ना? चाहे यूरोप से व्यापार करिए, चाहे आप अफ्रीका से करिए, चाहे अमेरिका से करिए, किसी देश पर आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। किसी देश में जितनी लंबी तटरेखा होती है, उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार उतना बेहतर होता है। समझे? जितना हाँ, क्योंकि व्यापार के लिए सहूलियत होगी। अब मान लो यहाँ से ये वाला क्षेत्र है, विशाखापट्टनम का मान लीजिए, है ना? विशाखापट्टनम का क्षेत्र और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है, पर्थ है ये। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करना है तो इसे किसी देश की मदद की जरूरत नहीं है, ये आराम से यहाँ पर व्यापार कर सकता है इसके साथ, क्योंकि इसके पास तटरेखा है। अगर यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है मेरे बच्चों, अगर यहाँ पर क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका के साथ ये मुंबई बंदरगाह यहाँ पर है, ये आराम से अफ्रीका के साथ व्यापार कर सकता है, किसी की कोई जरूरत नहीं इसको। ठीक? अगर जापान द्वीप यहाँ पर है, जापान, तो ये यहाँ से निकल करके पारादीप से, उड़ीसा से, और ये जापान से व्यापार कर सकता है, किसी की जरूरत नहीं है इसको, है ना? विकास मछली पकड़ने में दो पर्यटन बढ़ावा दे राजनीति समुद्र सुरक्षा सब भारत के लंबे तटरेखा के लाभ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। समझ में आई बात ये? सर जी प्लीज कॉल मी। आरती कुमारी कह रहे हैं मुझे कॉल करिए। हाँ, भैया कॉल करूँगा तो पढ़ा नहीं पाऊँगा फिर, है ना? चलो मैं देखता हूँ। कोई है ऑपरेटर में? देखो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है। कॉल लगा दीजिए आरती कुमारी को। ये दूसरी बुक है। हाँ, बंदरगाह और पत्तन भी होते हैं बाबू। पत्तन क्या होता है? प्राकृतिक होता है, बंदरगाह जो होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है? आगे देखो। भारत की लंबी तटरेखा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अब देखो इसको मैं बता रखा हूँ आपको, 6100 किलोमीटर ये है, ये वाला, है ना? और ये जो यहाँ पर लक्षद्वीप है ये, और अंडमान निकोबार द्वीप ये वाला। ठीक? तो ये मिला के कितना है? 1416.6 किलोमीटर है। ये टोटल कितना हो गया? 6 6 1 5 7 7516.6 किलोमीटर पूरी इसकी तटरेखा है। तो लंबी तटरेखा तो है ये, है ना? लंबी तटरेखा तो इसकी है ही है। बात समझ में आई आपको? अच्छा, आगे देखो। भारत एशियाई महाद्वीप का दक्षिण की ओर विस्तार है। हिंद महासागर पर मार्ग जो पश्चिम में यूरोप के देशों और पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ते हैं। भारत को एक राजनीतिक केंद्रीय स्थान प्रदान करते हैं। दक्कन प्रायद्वीप हिंद महासागर में फैला है, जिससे भारत को पश्चिमी तट से पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के साथ तथा पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में मदद मिलती है। हिंद महासागर किसी अन्य देश की तटरेखा भारत जितनी लंबी नहीं है। हाँ भाई, जितना भारत की तटरेखा लंबी है हिंद महासागर में, उतनी किसी की नहीं है। और वास्तव में हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति है, इसी के नाम पर इसका नामकरण भी किया गया है, हिंद महासागर का। ठीक है? आगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार उसके लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कैसे लाभदायक है? अब देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार आपको देखना पड़ेगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार, आरती कुमारी, आरती, हाँ, आरती, आरती, ये हो गया। और इधर का, हेलो, हेलो, जी आरती जी, राधे राधे सर। राधे राधे बाबू। अब देखो ये 8 डिग्री यहाँ पर कन्याकुमारी के पास है, 8 डिग्री 4 मिनट, है ना? नॉर्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर जो होता है वो नॉर्थ होता है, और नीचे क्या होता है? साउथ। ये 0 डिग्री है, ये विषुवत रेखा है नीचे, इसके ऊपर है तो ये नॉर्थ हो जाएगा। और यहाँ से लेकर के कहाँ तक? ये ऊपर यहाँ तक, जम्मू कश्मीर तक, ये कितना हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यही इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब बताओ इसको हम केवल रट के कैसे समझ सकते हैं? असंभव है। ठीक? हाँ। और देखो इसके यहाँ से बीचों बीच से लगभग यहाँ से गुजरती है आपकी कर्क रेखा, गुजरती है ना? हाँ। अब ये जो कर्क रेखा है वो कितनी डिग्री होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक? अब इसके बीच वाला जो नीचे वाला भाग है 0 डिग्री से लेकर के 23.5 के बीच का भाग, इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध, और इसके ऊपर शीतोष्ण, शीतोष्णकटिबंध। है ना? हाँ। ये देखो, अब ये मैं आप कहोगे कि मैंने रटा है क्या? रटा नहीं है, मैंने समझा है, इसलिए मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं बार बार। मैं रटने पे कभी आज तक जोर ही नहीं दिया। मैं आपको कभी कहा कि इसको रटना है, आपको नहीं, आपको समझना है इन चीजों को। 11th में हो, और जो 11th क्लास होती है ना, ये हमारे कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमारे कंपटीशन पूछे जाते हैं। सर विषुवत रेखा और कर्क रेखा बताया, और नीचे में तो मकर रेखा रहता है ना? नहीं तो मकर रेखा इसके नीचे जाएगा ना, हाँ, दक्षिण में नीचे रहता है। बात करती है। अभी मैंने बताया, अभी इसका दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय है, और जबकि उत्तरी भाग समशीतोष्ण या शीतोष्ण है। हेलो प्रणाम सर। बाबू, कैसे हो नगमा? वो द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दे रहे थे। ठीक है जी, स्लाइड विजिट कीजिए ना। हाँ कर रहा हूँ। तो द्रोणाचार्य शिक्षा नहीं देना चाहते थे, उन्होंने कहा मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। उन्होंने उनकी केवल मूर्ति बनाई,
मिट्टी की, और उन्होंने धनुष विद्या का अर्जन करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे, और धीरे धीरे पता चला कि जो उनका शिष्य था अर्जुन द्रोणाचार्य का, उससे बड़े धनुर्धर बन गए एकलव्य। तो प्रयास से और प्रैक्टिस से तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, और आप कह रहे हो कि हमसे बनता नहीं है। तो और पीछे कीजिए ना स्लाइड। कुछ हो चले। हाँ, चल। हाँ, टाइम भी हो गया, थोड़ा सा पढ़ा लेते, 2 मिनट लगाओगे। चलो, इसमें भारत में जलवायु विविधता पाई जाती है, कई फायदे भी हैं, जैसे कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ते हैं तो दिन और रात की अवधि 4.5 घंटे से अधिक कम हो जाती है। हमारे यहाँ हर तरफ की जलवायु वाले स्थान यही है, यही बात भारत को एक उपमहाद्वीप बनाती है, जो मैंने यहाँ पर बताया। ये उष्ण कटिबंध है, यहाँ पर टाइम बड़ा होता है, और यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध टाइम छोटा होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं। तो अगर यहाँ पर 12 घंटे का दिन है, तो यहाँ पर लगभग 9 घंटे का 10 घंटे का दिन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। जबकि सूरज पूर्व में जल्दी जाता है, मान लीजिए नागालैंड में, और पहले भी डूबता है। हेलो हेलो और कोहिमा और नई दिल्ली की घड़ियां एक ही समय कैसे दिखाती हैं? अब देखिए, नागालैंड में और पहले भी डूबता है सूर्य, कौन? सूर्य, क्योंकि जब यहाँ पर पश्चिम में होगा तो नागालैंड में शाम हो जाएगी। भाई देखो, ऐसे समझो कि जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड का ये क्षेत्र है ना, और ये गुजरात का क्षेत्र है। जब यहाँ देर में सुबह हुई तो देर में रात भी होगी यहाँ पर, है ना? क्या? और यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड में अगर जल्दी सुबह हुई है, जल्दी, तो जल्दी क्या होगी? रात भी होगी। होगी कि नहीं होगी, बताओ? अगर जल्दी सुबह होगी तो जल्दी रात हो जाएगी, क्योंकि उसी तरह से मूव करती रहेगी ना पृथ्वी। कोहिमा और नई दिल्ली की घड़ियां एक ही समय कैसे दिखाती है? तो आइए, क्योंकि समय जोन हमारा एक ही है ना, अभी 82.5 डिग्री वाला समय जोन कितना है हमारा? 82.5 डिग्री का है, ठीक? जबकि सूरज पूर्व में जल्दी उगता है, मान लीजिए नागालैंड में पहले भी डूबता है, लेकिन कोहिमा और नई दिल्ली की घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाती है? क्योंकि एक ही समय जोन है, टाइम जोन है, क्योंकि भारत अपने पूरे देश में एक ही मानक समय का पालन करता है। ये देखो, यह भारत के मानक मध्य रेखा पर दिखाया गया समय है। दुनिया के देशों में 7.5 डिग्री, मैंने अभी बताया आपको पीछे। देशांतर के गुण को, मतलब गुणज में मानक मध्य रेखा का चयन करने की सामान्य समझ है, इसलिए 82.5 डिग्री ईस्ट, मतलब ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे को भारत के मानक मध्याह्न के रूप में चुना गया है। और मिर्जापुर से गुजरने वाले, मिर्जापुर इलाहाबाद के आगे पड़ता है, प्रयागराज के आगे, के समय को पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अभी कितने क्वेश्चन है बाबू? बस करवाता हूँ, जल्दी करवाता हूँ। अब थोड़ा सा स्पीड में भागना पड़ेगा मुझे। विश्व के संदर्भ में भारत का आकार कितना है? क्षेत्रफल के में भारत के बड़े देशों के नाम बताइए। ये तो मैं बता चुका हूं कि भारत का आकार कितना है, तो विश्व में 7वां स्थान है भारत का, बताया हो ना? क्षेत्रफल में 7वां स्थान है भारत का। और भारत से बड़े देश कितने? 6 देश हैं। कौन कौन से देश हैं आप लोगों को पता है? कौन कौन से? रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चाइना है, और बताओ, और जल्दी बताओ। ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, फिर इसके बाद भारत है ना? ये हो गए बड़े देश, ये आ गया, ये देखो। ठीक, इसको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में विस्तार से बताइए। पड़ोसी देश कौन कौन से? हाँ, बताओ। तो ये कंपटीशन आया क्या? सुलेमान पर्वत उत्तर पूर्व में पूर्वांचल, पहाड़ियों और दक्षिण में हिंद महासागर के विशाल विस्तार से घिरा है। यह एक विशाल भौगोलिक इकाई बनाता है, इसे भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। इसमें पाकिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आते हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आता है। ये मैं मैप में समझाया हूं पिछली क्लास में। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है, जो हिंद महासागर का नीचे है, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में फैली हुई है ना? एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। प्रायद्वीप भारत की समुद्री स्थिति ने समुद्र और हवाई मार्गों के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों को संपर्क प्रदान करता है। श्रीलंका और मालदीव जलीय क्षेत्र से मिलने वाले हैं, तो द्वीप देश हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और 5 जलडमरू नदी द्वारा अलग होता है। ठीक है, खाड़ी क्या होती है? खाड़ी, तो खाड़ी का जो पानी होता है तो इस तरह से होता है कि इस तरह से ये घिरा होता है, ये खुला होता है, ये खुला होता है ना? और गल्फ में क्या होता है कि जैसे गल्फ जो होती है वो इस तरह से होती है, मतलब थोड़ा सा खुला होता है, और खाड़ी ज्यादा खुली होती है। ठीक, खाड़ी का ये मुंह ज्यादा खुला होता है, और गल्फ जो होती है, खाड़ी दोनों को बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बे बोलते हैं, खाड़ी, ठीक है, और इसको बोलते हैं गल्फ। हिंदी में इसको भी बोलते हैं खाड़ी, लेकिन जो गल्फ होती है वो छोटी होती है, उसका मुंह छोटा होता है जो बाहर की तरफ है, जो समुद्र से जुड़ता है, और इसका मुंह क्या होता है? बड़ा होता है। बस इतना अंतर होता है। जैसे बंगाल की खाड़ी हो गई, खंभात की खाड़ी हो गई, तो गल्फ आप खंभात बोलेंगे क्योंकि उसका मुहाना पतला है और इसका चौड़ा है, तो इसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। खाड़ी को पानी के एक बड़े पिंड के रूप में वर्णित किया जाता है, जो लगभग एक छोटे से मुहाने को तोड़कर जमीन से घिरा होता है, जो समुद्र की ओर खुलता है। हालांकि इसे एक बड़ी खाड़ी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जैसे मैक्सिको की खाड़ी को दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी माना जाता है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग कितना? 11,000, 10,000, 10 लाख, 15,54,000, कितना है? पीछे तक क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा के दक्षिणी तट से घिरा हुआ है, जबकि इसमें अल्बामा में मोबाइल खाड़ी और टेक्सास में और माटागोडा खाड़ी जैसे कई खाड़ियां भी शामिल हैं। तट के खुले क्षेत्रों की तुलना में आमतौर पर कम हवादार वातावरण के साथ खाड़ियां मूल्यवान तटीय क्षेत्रों के रूप में साबित हुई, क्योंकि ये संरक्षित होने के साथ साथ समुद्र तक आसानी पहुंच बनाती हैं। जल डब्ल्यू मध्य क्या होता है? कल भी समझाया हूं जल डब्ल्यू मध्य के बारे में। ठीक है, जल डब्ल्यू मध्य क्या होता है ये मैं कल आपको समझाया हूं, इसको आप लोग नोट करिएगा। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो मुझे बताइएगा। ठीक है जी, जल डब्ल्यू मध्य को नोट करिएगा, और जहां पर भी समस्या आपको है वहां पर मुझे बताने का प्रयास करिएगा। खाड़ी में आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, है ना? भारत में जैव विविधता बहुत पाई जाती है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। बाकी अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो आप लोग जरूर मुझे अवगत करा दीजिएगा। ठीक, मैं उसको आगे आपको समझा दूंगा। वैसे ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको मैंने नहीं बताया, आप लोग इत्मीनान से पढ़ेंगे, सारी चीजें समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है जी, आराम से सारी चीज समझ जाएंगे। ओके, तो ये रहा आज का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आपने पढ़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स, जो क्वेश्चन आपको समझ में आया उसको बताइएगा, मैं समझा दूंगा। ठीक, चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास, अरे सॉरी, अगली क्लास हमारी होगी दूसरे चैप्टर से। ठीक है।